कहानी की शुरुआत एक स्कूल के सीन से होती है, जहां हमें पता चलता है कि कहानी का जो मेल लीड है, जिसका नाम शिनवू है, वो 10 साल पहले 2007 की अपनी लाइफ में पहुंच चुका है। उसके बाद अगले सीन में वापस 2017 का टाइम दिखाया जाता है, जहां शिनवू और उसके फ्रेंड्स के बीच बातचीत चल रही है। वो लोग शिनवू से पूछ रहे हैं कि वो अब तक सिंगल क्यों है। वो लोग बात करते हैं कि हन जीसू, जो कहानी की फीमेल लीड है, उसकी वजह से ही शिनवू आज तक सिंगल है और अब वो किसी और लड़की को पसंद नहीं करना चाहता। शिनवू के फ्रेंड्स उसे एक डॉक्टर के पास भेज देते हैं। वहाँ वो डॉक्टर को अपने दिल का हाल बता देता है कि वो अपने स्कूल टाइम में एक लड़की से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया और अब वो किसी और के लिए वैसा फील नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट सीन में जब शिनवू डॉक्टर के रूम से बाहर निकलता है तो उसे अचानक इतने सालों के बाद हन जीसू दिख जाती है, जो कि अब एक डॉक्टर है। इसके बाद उनके बीच जब बातचीत होती है तो शिनवू हन जीसू से पूछता है कि हन जीसू स्कूल से अचानक ही क्यों चली गई थी, पर हन जीसू इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शिनवू घर जाते हुए रास्ते में स्कूल टाइम को याद करने लग जाता है कि कैसे वो पहले दिन हन जीसू से बस में मिलता है और कैसे उसने हन जीसू के चेहरे पर पड़ने वाली धूप को अपने हाथ से रोक लिया था। दरअसल शिनवू जब से हन जीसू से मिला था उसी दिन से वह उसको पसंद करने लगा था, पर अपनी घबराहट के कारण वो कभी भी उसे कह नहीं पाया। अगले सीन में हम हन जीसू को देखते हैं, जो अपनी एंगेजमेंट रिंग को देखकर शिनवू के बारे में सोच रही होती है। आज शिनवू की माँ की डेथ एनिवर्सरी भी है। उनकी डेथ को 10 साल हो चुके हैं। शिनवू और उसकी बहन अपनी माँ की डेथ सेरेमनी करते हैं और उसके बाद जब शिनवू अपनी माँ की पिक्चर को रखने के लिए स्टोर रूम में जाता है तो उसे एक बुक मिल जाती है, जो सालों पहले उसे हन जीसू ने दी थी। उस बुक में से हन जीसू का लिखा हुआ नोट नीचे गिरता है, जिसमें हन जीसू ने उसे ब्रिज पर मिलने के लिए बुलाया था। अब हन जीसू उसी ब्रिज पर जाकर सोचता है कि अगर इसे ये नोट पहले मिल गया होता तो शायद आज हालात कुछ और ही होते। तभी ब्रिज पर एक गाड़ी से धक्का लगने पर वो पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। उसके बाद उसकी आंख जब खुलती है तो सामने उसकी माँ को देखता है, जो 10 साल पहले मर चुकी थी। अब शिनवू को थोड़ी देर बाद समझ में आ जाता है कि वो 2007 में पहुंच चुका है और उसकी माँ उसे नहीं पहचान पा रही। अब शिनवू अपने ही स्कूल में मैथ्स टीचर बनकर ज्वाइन कर लेता है। वहां जाकर वो स्कूल वाले शिनवू से टकराता है और हैरान रह जाता है। यहाँ से आगे मैं इन दोनों को आप लोगों को समझाने के लिए जूनियर शिनवू और सीनियर शिनवू कहकर बुलाऊंगी। जूनियर शिनवू जो हमेशा स्कूल लेट आने पर पीछे के गेट से कूद कर आता है, आज सीनियर शिनवू स्पोर्ट्स टीचर से उसकी कंप्लेंट कर देता है, क्योंकि अब उसमें इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि उसको ये सब गलत लग रहा है। यहाँ सीनियर शिनवू ये भी नोटिस कर लेता है कि इन सब बातों के कारण अब पास्ट का पैटर्न बदल रहा है। जहाँ 10 साल पहले जूनियर शिनवू था, वहीं आज सीनियर शिनवू हन जीसू की मदद के लिए खड़ा था। अगले सीन में हमें क्लासरूम दिखाया जाता है, जहाँ सीनियर शिनवू एज अ मैथ्स टीचर एंटर करता है। वो वहाँ सभी स्टूडेंट्स की छोटी छोटी बातों की भी खबर रखता है, क्योंकि ये सब है तो उसी के ही फ्रेंड्स। सीनियर शिनवू हन जीसू को जूनियर शिनवू के आसपास रखने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद इससे फ्यूचर बदल जाए और हन जीसू उसकी लाइफ में आ जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनवू की बहन, जो पास्ट में पहले की अपनी स्कूल लाइफ में स्पोर्ट्स टीचर को पसंद करती थी, वही अब उनका मजाक बना रही थी। इससे शिनवू को पता चल जाता है कि अब पास्ट में चेंजेस आ रहे हैं और सब चीज़ें धीरे धीरे बदलती जा रही हैं। हन जीसू और जूनियर शिनवू में दोस्ती हो जाती है और दूर खड़ा सीनियर शिनवू ये देखकर रिलीफ महसूस करता है। उसे एक उम्मीद है कि शायद अब उसके यहाँ आने से उसके अतीत में जो बदलाव आएंगे, उससे उनका भविष्य बेहतर हो जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ स्कूल की कैंटीन में जूनियर शिनवू का फ्रेंड हन जीसू की तारीफ कर रहा होता है। तब जूनियर शिनवू उसको पूछता है कि वो हन जीसू में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, और साथ ही जूनियर शिनवू अपने फ्रेंड को हन जीसू से दूर रहने की सलाह दे देता है। तभी स्कूल कैंटीन में हन जीसू भी आ जाती है और शिनवू का फ्रेंड फिर उसकी बात करने लगता है, तो जूनियर शिनवू वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अगले सीन में शिनवू के फ्रेंड्स उसे एक इंटरनेट कैफ़े में लेकर आते हैं और सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट बनाने में उसकी मदद करते हैं। वो उसको कहते हैं कि अब वो हन जीसू के अकाउंट पर जाकर उसकी पसंद नापसंद को भी जान सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू हन जीसू को चाहकर भी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहा होता, तो सीनियर शिनवू वहां आ जाता है और उसके हाथ से माउस लेकर सेंड बटन पर क्लिक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे तो पता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो आगे जाकर लाइफ में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। मगर जूनियर शिनवू मेन स्विच ही बंद करके वहां से चला जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू हन जीसू से स्कूल लॉबी में टकरा जाता है और उसकी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। यहाँ वो हन जीसू की एक बुक की तरफ इशारा करके कहता है कि उसे भी ये बुक पसंद है। ऐसा वो हन जीसू को इम्प्रेस करने के लिए कहता है, पर यहाँ मामला उल्टा ही पड़ जाता है क्योंकि हन जीसू कहती है कि उसे तो ये बुक बोरिंग लगती है, इसे पढ़ने से उसे नींद आ जाती है। दूर से सीनियर शिनवू ये सब देख रहा होता है और उसे जूनियर शिनवू पर गुस्सा आ रहा होता है। उसे लगता है कि काश हम दोनों स्ट्रेंजर्स होते, काश मैं 10 साल पहले ऐसा ना होता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीनियर शिनवू जूनियर शिनवू की मदद करने के लिए हन जीसू का प्रोफाइल फॉर्म स्कूल रिकॉर्ड में से निकालकर जूनियर शिनवू के पास भिजवा देता है ताकि वो हन जीसू की पसंद और नापसंद जान सके। नेक्स्ट सीन में सीनियर शिनवू बास्केटबॉल खेलते हुए हन जीसू को देख रहा होता है और सोचता है कि पता नहीं हन जीसू किस लड़के को पसंद करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू स्पोर्ट्स ग्राउंड के बाहर हन जीसू के पास बैठा होता है तो वो अपने फ्रेंड के साथ प्रोफाइल में लिखी हुई हन जीसू की फेवरेट मूवी की बात छेड़ देता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि हन जीसू को तो वो मूवी पसंद ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में क्लासरूम में सीनियर शिनवू स्पोर्ट्स डे पर स्कूल में जो 3 लेग रेस होने वाली है उसके लिए जूनियर शिनवू और हन जीसू को सिलेक्ट कर लेता है। इससे जूनियर शिनवू खुश हो जाता है। सीनियर शिनवू उन दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। यहाँ सीनियर शिनवू पूरी कोशिश कर रहा है कि जूनियर शिनवू और हन जीसू पास आ जाएं। अब अगले सीन में सीनियर शिनवू और हन जीसू को रेस की प्रैक्टिस करते हुए दिखाते हैं। यहाँ दोनों की नज़रों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ नज़र आ रहा है। नाइट क्लासेस में भी वो दोनों प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में आते हैं और फिर साथ बैठकर बातें करते हैं। यहाँ पर जूनियर शिनवू हन जीसू की परफॉर्मेंसेस की तारीफ़ करता है कि वो हर चीज़ में कितनी अच्छी है। तभी ग्राउंड में कहीं से एक पप्पी आ जाता है और जूनियर शिनवू उसे गोद में उठा लेता है। अब उसने हन जीसू के प्रोफाइल में ये पढ़ लिया था कि उसे पप्पीज़ पसंद है, इसलिए वो उसे लेकर हन जीसू की तरफ बढ़ता है, पर हन जीसू तो डर के मारे पीछे हटने लग जाती है। इस चक्कर में जूनियर शिनवू के पैर में चोट लग जाती है। तब हन जीसू उसे चलने में मदद करती है और दोनों जब स्कूल लॉबी में जा रहे होते हैं तो सीनियर शिनवू सामने से आता है और जब हन जीसू वहां से चली जाती है तो जूनियर शिनवू सीनियर शिनवू को बोलता है कि हन जीसू के प्रोफाइल में जो भी लिखा है उसमें से कुछ भी सही नहीं है। बाद में सीनियर शिनवू जब इस बारे में सोच रहा होता है तो उसे याद आता है कि जब स्कूल टाइम में पास्ट में ग्राउंड में उसने हन जीसू को बताया था कि उसे पपीज़ पसंद हैं, तो हन जीसू ने भी यही बोला था कि उसे भी पपीज़ पसंद हैं। यहाँ वो समझ जाता है कि हन जीसू ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वो उसे इम्प्रेस करना चाहती थी। इसके बाद वाले सीन में जूनियर शिनवू और हन जीसू बस से घर जा रहे होते हैं। तब हन जीसू जूनियर शिनवू से पूछती है कि क्या बाय एनी चांस जब मैं फर्स्ट डे स्कूल में आई थी तो क्या तुम बस में मेरे पास खड़े थे? तो जूनियर शिनवू यहाँ झूठ बोलकर मना कर देता है। अगले सीन में जब सीनियर शिनवू अपने ऑफिस में बैठा होता है तो हन जीसू का क्लास की विंडोज़ बंद करने के लिए फ़ोन आता है क्योंकि उस टाइम बारिश हो रही होती है। तब सीनियर शिनवू हन जीसू से पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को पसंद करने का दिखावा करें जिन्हें हम पसंद ही नहीं करते और कोई और उन चीज़ों को पसंद करता हो। इस पर हन जीसू बोलती है कि मैं ऐसा अगर कभी करूँगी तो इसके पीछे एक ही रीज़न होगा कि मैं उस शख्स से प्यार करती हूँ। यहाँ सीनियर शिनवू ये पता लगा लेता है कि हन जीसू जिसे पसंद करती है वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जूनियर शिनवू ही है। फ़ोन रखने से पहले सीनियर शिनवू हन जीसू को जल्दी से सो जाने के लिए कहता है क्योंकि अगर वो टाइम से नहीं सोई तो उसे बस में फिर से नींद आ जाएगी। तब हन जीसू यहाँ ये सोचने लग जाती है क्या उस दिन बस में जो उसके पास खड़ा था वो सीनियर शिनवू तो नहीं था? उसे कैसे पता चला कि वो बस में सो गई थी? अगले सीन में हम देखते हैं कि जब सीनियर शिनवू अपने रूम में आता है तो नीचे एक न्यूज़पेपर पड़ा होता है। उस न्यूज़पेपर को उठाने पर उसमें लिखा होता है कि एक फीमेल डॉक्टर एक ट्रक एक्सीडेंट में मारी गई है और ये उस दिन का पेपर होता है जिस दिन 2017 में सीनियर शिनवू हन जीसू से मिला था। इसका यहाँ ये मतलब होता है कि जब हन जीसू हॉस्पिटल से सीनियर शिनवू से बात करने के बाद चली गई थी तो उसके बाद उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और अब वो 2017 में नहीं रही थी। अगले दिन सुबह क्लास में बैठकर सीनियर शिनवू उसी न्यूज़ के बारे में सोच रहा होता है कि तभी हन जीसू वहाँ आती है और अपने साथ लाया हुआ ब्रेकफास्ट सीनियर शिनवू को देती है। सीनियर शिनवू यहाँ बहुत ही सैड हो जाता है। सीनियर शिनवू यहाँ बोलता है कि मैं जो होने वाला है उसे रोकने की पूरी कोशिश करूँगा, पर हन जीसू के लिए तो ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसे तो। अगले सीन में स्पोर्ट्स डे होने की वजह से सब स्टूडेंट्स को हम ग्राउंड में देखते हैं।
वहाँ पर सीनियर शिनवू बैठकर यही सोच रहा होता है कि कैसे फ्यूचर को चेंज किया जाए और हन जीसू की जान बचाई जाए। तभी उसे हन जीसू के छोटे भाई के बारे में याद आता है और वो स्कूल के रिकॉर्ड्स में चेक करता है कि हन जीसू का भाई अब कहाँ है। इधर ग्राउंड में 3 लेग रेस स्टार्ट हो जाती है और वो लोग लगभग जीत ही रहे होते हैं, पर हन जीसू को अचानक से चोट लग जाती है जिससे वो लोग हार जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हन जीसू को स्कूल कैंटीन में कुछ लड़के इसलिए बुली कर रहे होते हैं क्योंकि वो हार गई थी और वो लोग उसे ज़बरदस्ती खाना खाने के लिए बोलते हैं। तब जूनियर शिनवू वहाँ आता है और उसकी उन लड़कों से बहस हो जाती है और फिर इन लड़कों के जाने के बाद जूनियर शिनवू हन जीसू के साथ खाना ख़त्म करता है। इधर सीनियर शिनवू हन जीसू के भाई के एक्सीडेंट की डिटेल पता करवाता है तो उसे पता चलता है कि हन जीसू का भाई अपने 10 साल की बहन को बचाते हुए बीच में डूब गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीनियर शिनवू हन जीसू को पैर में चोट देखकर डॉक्टर के पास ले आता है। वहाँ वो हन जीसू को अपने भाई की मौत के सदमे से निकल जाने के लिए समझाता है और उसे बोलता है कि उसे अब खुद को संभालना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू को नट्स खाने की वजह से एलर्जी हो जाती है और अब वो भी हन जीसू के साथ स्कूल के मेडिकल रूम में ही होता है। यहाँ जूनियर शिनवू को ये बात अच्छी नहीं लग रही होती कि हन जीसू की चोट के बारे में उसे क्यों पता नहीं चला। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाई स्कूल का ही एक सीनियर लड़का हन जीसू को प्रपोज करता है, पर वो उसे ये बोलकर मना कर देती है कि उसे तो कोई और पसंद है। सीनियर शिनवू भी ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि अगर उसने पास्ट में हन जीसू को अपने दिल की बात टाइम से बता दी होती तो आज शायद फ्यूचर वाली हन जीसू की लाइफ बच जाती। इसके बाद सीनियर शिनवू ये कोशिश में लग जाता है कि जूनियर शिनवू कैसे भी करके हन जीसू को अपने दिल की बात बता दे। वो सभी स्टूडेंट्स को एक टास्क देता है और उनसे पूछता है कि वो लोग 10 साल के बाद खुद को कहाँ देखना चाहेंगे। इसी बहाने वो जूनियर शिनवू को ये बताना चाहता था कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो हमें दिल में कोई बात नहीं दबानी चाहिए, खुलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। अब पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि हन जीसू को लगा था कि सीनियर शिनवू ही वो इंसान है जो स्कूल के फर्स्ट डे में बस में उसके पास खड़ा था, इसलिए वो सीनियर शिनवू को पसंद करने लगती है और उसे पता चलता है कि उनका अगले दिन बर्थडे है। इधर क्योंकि जूनियर शिनवू का भी अगले दिन बर्थडे होता है तो वो उस दिन हन जीसू को प्रपोज करने की ठान लेता है। वो हन जीसू के डेस्क पर एक नोट छोड़ देता है और उसे शॉपिंग प्लाजा में 6 बजे बुलाता है। यहाँ हन जीसू को लगता है कि ये नोट सीनियर शिनवू ने छोड़ा है। जूनियर शिनवू हन जीसू के लिए एक रिंग भी खरीदता है और उधर दूसरे सीन में हन जीसू भी सीनियर शिनवू के लिए शर्ट खरीद रही थी। जूनियर शिनवू अगले दिन के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। उसे अगले दिन अपने प्यार का इजहार जो करना था, रात को वो हन जीसू के लिए एक कन्फेशन नोट भी लिख लेता है। उधर हन जीसू भी बहुत एक्साइटेड थी, मगर वो एक्साइटमेंट सीनियर शिनवू से कन्फेशन के लिए था। अगले दिन शाम को 6 बजे वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां जूनियर शिनवू ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, मगर हन जीसू को तो ये लगा था कि सीनियर शिनवू ने वो नोट छोड़ा था। उसकी आंखों के सामने ही सीनियर शिनवू अपनी को टीचर जो उसकी कज़न है उसके साथ कहीं चला जाता है। इससे हन जीसू का दिल टूट जाता है। अभी वो उनको जाते हुए देख ही रही थी कि तभी वहाँ पर जूनियर शिनवू आ जाता है और वो उसकी उदासी का रीज़न पूछता है। हन जीसू उसको ये बात बता देती है कि वो सीनियर शिनवू को पसंद करती है, पर अब ये सुनकर जूनियर शिनवू शॉक्ड रह जाता है। फिर वो दोनों एक गार्डन में बैठे होते हैं। उसके बाद जूनियर शिनवू हन जीसू का हाथ पकड़कर उसे कहीं अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर शिनवू अपनी कज़न के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है और वो उसको अपने साथ डेट पर जाने के लिए पूछती है, पर अब सीनियर शिनवू उसे हाँ भी नहीं बोल सकता और उसे सच भी नहीं बता सकता, तो वो इधर उधर के बहाने बनाकर उसे मना कर देता है। इससे वो बहुत गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जूनियर शिनवू का फ्रेंड उसी रेस्टोरेंट में जॉब करता है जहाँ पर ये दोनों बैठे हुए थे और वो इनकी सारी बातें सुन रहा था और वो ही जूनियर शिनवू को मैसेज करके ये बताता है कि सीनियर शिनवू इस वक्त इसी रेस्टोरेंट में बैठा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सीनियर शिनवू जब रेस्टोरेंट से बाहर आ रहा होता है तो सामने से जूनियर शिनवू और हन जीसू आते हैं। अब वो सीनियर शिनवू उन दोनों को साथ में देखकर खुश हो रहा होता है, पर ये क्या, यहाँ पर तो हन जीसू ही उससे अपने प्यार का इजहार कर लेती है। अब सीनियर शिनवू यहाँ बहुत टेंशन में आ जाता है। वो हन जीसू को समझाने की बहुत कोशिश करता है
पर हन जिसू नहीं समझती और वो उसके लिए जो उसने शर्ट खरीदी होती है वो वहीं पर छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीनियर शिनवू यहाँ जूनियर शिनवू से बात करके उसे समझाने की कोशिश करता है, पर जूनियर शिनवू कुछ भी समझता नहीं है, वो बहुत गुस्से में होता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ सीनियर शिनवू ये सोच रहा होता है कि आज वो खुद का दुश्मन बन चुका है। अगले दिन से सीनियर शिनवू हन जिसू को इग्नोर करना शुरू कर देता है ताकि वो उसे नापसंद करने लगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हन जिसू सीनियर शिनवू को जो शर्ट गिफ्ट में देती है वो उसको मजबूरी में पहननी पड़ जाती है क्योंकि उसकी शर्ट पर कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है और आज स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए ऑफिसर आने वाले हैं, इसलिए उसके पास और कोई चारा नहीं होता। ये देखकर हन जिसू खुश हो जाती है और अब वो इस बात को मिसअंडरस्टूड कर लेती है। अगले सीन में हम फिर से देखते हैं कि जूनियर शिनवू की कुछ स्टूडेंट से हाथापाई हो जाती है और ये वही लड़के थे जिनके साथ कैंटीन में उसकी बहस हुई थी। अब इन लोगों को सीनियर शिनवू के पास ऑफिस में लाया जाता है। जब बाकी सब स्टूडेंट्स चले जाते हैं तो जूनियर शिनवू सीनियर शिनवू से क्वेश्चन करता है कि तुम मेरी लाइफ में क्यों आए, तुम्हें मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है। पर सीनियर शिनवू के पास तो उसका कोई जवाब नहीं था। अब जब जूनियर शिनवू वहाँ से चला जाता है तो सीनियर शिनवू वही वाला न्यूज़पेपर जिसमें हन जिसू की मौत की खबर छपी होती है उसको देखकर परेशान हो रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू जब स्कूल से बाहर आता है तो वो हन जिसू के लिए उसने जो एक गिफ्ट खरीदा था उसको डस्टबिन में फेंक देता है। यहाँ पर जूनियर शिनवू अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था शायद वो कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाएगा। यहाँ हन जिसू भी उसे स्कूल से बाहर जाते हुए देखती है और उसे आवाज़ भी लगाती है पर वो नहीं सुनता। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हन जिसू स्कूल की एक एक्टिविटी के लिए घर जाने के लिए लेट हो जाती है और अभी क्लासरूम में ही होती है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों लड़के जिनसे शिनवू का झगड़ा हुआ था वो बॉयज़ वॉशरूम में सिगरेट पी रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का जिसको हम यहाँ विलेन बॉय का नाम देंगे वो जूनियर शिनवू को डस्टबिन में गिफ्ट फेंकते हुए वॉशरूम की जो विंडो होती है वहाँ से देख लेता है। अब यहाँ से उसके दिमाग में वही विलेन वाला प्लान आ जाता है जैसा कि मूवीज़ में नहीं होता, और वो अपनी सिगरेट को वहीं डस्टबिन में फेंक देता है और तीनों फिर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सिगरेट पूरी तरह से बुझी नहीं थी और वहाँ वॉशरूम में आग लग जाती है। अगले सीन में फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर हन जिसू क्लास में रुकी हुई थी वहाँ सीनियर शिनवू आता है और उसकी दी हुई शर्ट उसे लौटा देता है। सीनियर शिनवू की रिजेक्शन से हन जिसू इमोशनल हो जाती है। अब अंदर से तो सीनियर शिनवू भी हर्ट ही था पर वो यहाँ मजबूर था क्योंकि ये वो टाइम ही नहीं था जहाँ वो हन जिसू के प्यार को एक्सेप्ट कर सके। तभी वहाँ फायर अलार्म बज जाता है और वो दोनों जब क्लासरूम से निकलते हैं तब तक लॉबी पूरी धुएं से भर जाती है। तब बॉयज़ वॉशरूम में वो लोग आग देखते हैं और सीनियर शिनवू फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा देता है। सीनियर शिनवू को वहाँ डस्टबिन में सिगरेट का टुकड़ा भी दिखता है। अब वो लोग जब बाहर लॉबी में आते हैं तो धुएं को निकालने के लिए सारी विंडोज़ खोलते हैं और उसके बाद जब वो घर जाने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सभी गेट बाहर से बंद हो चुके हैं और शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी भी कट हो गई है। फिर वो रात को वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि हन जिसू क्लासरूम में फर्श पर बैठी हुई है और सीनियर शिनवू बाहर लॉबी में बैठा है और उन दोनों के बीच क्लासरूम का गेट है। वहाँ बैठे बैठे हन जिसू और शिनवू आपस में बातें करते हैं। यहाँ हन जिसू शिनवू से उसके पहले प्यार के बारे में पूछने लगती है। वो पूछती है कि आप जिस लड़की से प्यार करते हैं वो क्या करती है। तब सीनियर शिनवू उसे बताता है कि वो एक डॉक्टर है। हन जिसू उस लड़की का नाम भी पूछती है तो सीनियर शिनवू ये कहकर टाल देता है कि मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। इसके बाद जब हन जिसू बैठे बैठे सो जाती है तो सीनियर शिनवू उसे अपने कंधे का सहारा देता है और सोचता है कि हन जिसू की तरफ से ये प्यार का इजहार किसी अलग टाइमलाइन में होता तो मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह होने पर जूनियर शिनवू जब स्कूल पहुंचता है तो वो इमरजेंसी गेट ओपन करता है। तभी उसे पीछे से हन जिसू की आवाज़ आती है तो जूनियर शिनवू ये सोचकर ही परेशान हो जाता है कि सीनियर शिनवू और हन जिसू यहाँ रात भर अकेले थे। सीनियर शिनवू उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसकी एक भी नहीं सुनता। इसके बाद जब वो क्लास में जाता है तो हन जिसू को भी इग्नोर कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू के चेहरे पर चोट का निशान होता है तो उसके लिए हन जिसू
उसे दवाई ला कर देती है। यहाँ जूनियर शिनवू हन जीसू को ये बोलता है कि उसे ये बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए कि रात को सीनियर शिनवू और हन जीसू साथ में थे, क्योंकि लोग उसका गलत मतलब निकालेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो सब बॉयज़ से पूछताछ कर रहे होते हैं कि स्कूल में सिगरेट किसने पी। उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोलता। तभी वो जो विलेन बॉय था, इसका नाम स्लेपर्स है, वो जूनियर शिनवू को बाहर ले जाता है और बोलता है कि सिगरेट वाला इंसिडेंट मेरी वजह से ही हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्लेपर्स जूनियर शिनवू को जो उसने डस्टबिन में गिफ्ट फेंका था वो दिखाता है और उसे किसी बात के लिए ब्लैकमेल करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू स्पोर्ट्स टीचर के सामने स्लेपर्स का इल्ज़ाम खुद कबूल कर लेता है और इस वजह से उसे बहुत मार पड़ रही होती है। तभी वहाँ पर सीनियर शिनवू आता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पता है कि जूनियर शिनवू यहाँ झूठ बोल रहा है। तभी वहाँ जूनियर शिनवू की मॉम भी आ जाती है और वो जूनियर शिनवू को बहुत चिल्लाती हैं और उसे मारने भी लगती हैं। तब सीनियर शिनवू उन्हें रोकता है कि ये ठीक नहीं है, आगे चलकर आपको पछताना पड़ेगा। जूनियर शिनवू यहाँ कुछ भी नहीं कह रहा था। सीनियर शिनवू ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है कि ये सारा इंसिडेंट पहले जैसा ही हो रहा है जैसा पास्ट में हुआ था। अब यहाँ पर सीनियर शिनवू पास्ट का अपना इंसिडेंट याद करने लगता है कि कैसे इसके कुछ दिन के बाद ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और हन जीसू भी उसे छोड़कर चली गई थी। सीनियर शिनवू जूनियर शिनवू को ये बोलता है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स जीसू को बता देनी चाहिए थे, तुम्हें डर कर नहीं भागना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर सीनियर शिनवू को ये लग रहा था कि स्लेपर्स ने गिफ्ट जीसू को दिखाने की धमकी देकर ही जूनियर शिनवू को ब्लैकमेल किया था, पर ऐसा नहीं है। आपको अभी सच्चाई का आगे जाकर पता चलेगा। इसके बाद अगले सीन में हम सीनियर शिनवू को टेरेस पर देखते हैं जहां स्लेपर्स बैठा हुआ है। वहां पर स्लेपर्स उसे बताता है कि उसने गिफ्ट के लिए जूनियर शिनवू को ब्लैकमेल नहीं किया था, बल्कि उसने तो रात को हन जीसू और सीनियर शिनवू को स्कूल में साथ में देखा था और यही सच्चाई छुपाने के लिए ही उसने अपना ब्लेम पूरा जूनियर शिनवू को खुद पर लेने के लिए कहा था। उसने उसे धमकी दी थी कि ये सच्चाई वो सबको बता देगा। अब अगले सीन में हम वापस स्पोर्ट्स टीचर के रूम का सीन देखते हैं जहां हन जीसू भी उन्हें बताती है कि जूनियर शिनवू तो स्कूल से पहले ही निकल गया था और उसने उसे देखा था जाते हुए। इसके बाद सीनियर शिनवू वहां आ जाता है और बहाने से सिगरेट का सैंपल स्पोर्ट्स टीचर के हाथ से लेकर श्रेडर में डाल देता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने ये गलती से किया है, और फिर वो हन जीसू और जूनियर शिनवू को क्लास में जाने के लिए बोल देता है। अब जूनियर शिनवू को इतनी मार पड़ी थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। हन जीसू जूनियर शिनवू को क्लास में ले जाने में मदद करती है। दूर से सीनियर शिनवू ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि जूनियर शिनवू में कुछ तो बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि पहले पास्ट में वो ऐसा नहीं था। पास्ट में तो वो इस बात के लिए डर रहा था कि हन जीसू के साथ उसका प्यार सबके सामने ना आ जाए, पर आज उसने सीनियर शिनवू और हन जीसू को बदनामी से बचाने के लिए ही इतनी मार खा ली थी। अब उसे सिर्फ अपनी चिंता नहीं थी, उसने दूसरों के लिए दर्द सहा था। पास्ट की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में बदलाव आया था और अब जूनियर शिनवू आज सीनियर शिनवू से बेहतर इंसान बन रहा था। बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीनियर शिनवू टीचर की पोस्ट से रिज़ाइन कर देता है और अपनी को टीचर को अपनी क्लास का ध्यान रखने के लिए कहता है। अगले सीन में वो कैंटीन में बाकी स्टूडेंट्स के साथ लंच कर रहा है और उन्हें अपनी लाइफ के लिए कुछ सजेशंस दे रहा है कि जिससे वो अपना फ्यूचर और अच्छा कर सकें, क्योंकि उसे तो उनके फ्यूचर का पहले से ही पता है। अगले सीन में सीनियर शिनवू जूनियर शिनवू को बास्केटबॉल के लिए चैलेंज करता है। फिर वो दोनों मैच के बाद ग्राउंड में बैठते हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ सीनियर शिनवू जूनियर शिनवू से पूछता है कि तुमने स्लेपर्स का ब्लेम अपने ऊपर क्यों लिया। तो जूनियर शिनवू हैरान हो जाता है कि सीनियर शिनवू को ये सब कैसे पता है। फिर वो उसे जवाब देता है कि वो इस बार पछताना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर स्लेपर्स किसी को भी कुछ बता देता तो हन जीसू की बहुत बदनामी हो जाती। तब जूनियर शिनवू सीनियर शिनवू से पूछता है कि क्या आप कहीं जा रहे हैं। इस पर सीनियर शिनवू उसे बताता है कि उसने रिज़ाइन कर दिया है और वो कल सुबह यहाँ से चला जाएगा। फिर सीनियर शिनवू जूनियर शिनवू का जो हन जीसू के लिए गिफ्ट होता है वो उसे देता है और कहता है कि उसे इस बार बिना मौका गंवाए कन्फेशन कर लेना चाहिए। इसके बाद हम जूनियर शिनवू को अपने रूम में बैठा देखते हैं जहाँ उसकी मॉम उसके लिए दवाई लाती है। तभी वो वहाँ स्टडी टेबल पर पड़ी हुई रिंग को देखकर बोलती है कि ये किसके लिए है।
तो फिर जूनियर शिनवू को कहना पड़ता है कि ये उन्हीं के लिए वो लाया है और वो अपनी मॉम को वो रिंग दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू हन जीसू के घर के नीचे पहुंच जाता है क्योंकि हन जीसू उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। हन जीसू के नीचे आने पर जूनियर शिनवू उसे बताता है कि सीनियर शिनवू सुबह जा रहा है क्योंकि उन्होंने स्कूल से रिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सीनियर शिनवू स्कूल से जा रहा होता है तो वो हन जीसू के बारे में ही सोचने लगता है और वो सोचता है कि क्या उसे यहीं रहना चाहिए। तो फिर उसे लगता है कि नहीं, फिर जूनियर शिनवू का क्या होगा। फिर उसके बाद वो सोचता है कि उसे पूरा विश्वास है कि अगर अब मैं फ्यूचर में वापस जाऊंगा तो हन जीसू वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अगले सीन में हन जीसू वहाँ आ जाती है और सीनियर शिनवू और हन जीसू आमने सामने खड़े होते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पर मेल्टिंग हट के एपिसोड 5 और 6 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक डाल रही हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो फिर चलिए लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड की एंडिंग में जैसा कि हमने देखा था कि सीनियर शिनवू अपनी जॉब छोड़कर स्कूल से जा रहा है और वो हन जीसू को याद कर रहा होता है और हन जीसू वहाँ उसके सामने आ जाती है। हन जीसू सीनियर शिनवू को कहती है कि टीचर क्या आप मेरी वजह से यहाँ से जा रहे हैं? तो सीनियर शिनवू उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और साथ ही सीनियर शिनवू हन जीसू को ये भी समझाता है कि हमें अपने दिल पर हाथ रखकर ये बात सोचनी चाहिए कि हम सच में किससे प्यार करते हैं। हमारा दिल इसका एकदम सही जवाब देगा। इसके बाद सीनियर शिनवू हन जीसू को गुड बाय बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीनियर शिनवू अपनी माँ से मिलने आता है और उनसे बातें कर रहा होता है। उसकी माँ सीनियर शिनवू से बहुत इम्प्रेस होती है क्योंकि उनकी नज़र में तो वो जूनियर शिनवू के टीचर हैं जो बहुत समझदार हैं। फिर वो उन्हें अपने रेस्टोरेंट में भी ले जाती है और अपने हाथ से बना खाना खिलाती है। सीनियर शिनवू बहुत खुश होता है, बहुत इमोशनल होता है। सीनियर शिनवू अपनी माँ को अपने दिल का हाल भी बताता है कि वो 10 साल से एक लड़की से बहुत प्यार करता है। यहाँ पर सीनियर शिनवू को ये भी पता चलता है कि उसकी माँ को पता है कि जूनियर शिनवू भी एक लड़की को पसंद करता है। सीनियर शिनवू अपनी माँ की बातों से बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि उसकी माँ हमेशा से ही उसकी कितनी केयर करती थी पर कभी वो ही नहीं देख पाया। फिर वो अपनी माँ से प्रॉमिस ले लेता है कि अब फ्यूचर में कभी शिनवू की आंट आपसे कांटेक्ट करे तो आप वहाँ नहीं जाएंगी। इसके बाद सीनियर शिनवू उसी ब्रिज पर आ जाता है जहाँ से गिरकर वो 2007 में पहुँच गया था। वो सोच रहा है कि क्या अब फ्यूचर में सब कुछ बदल गया होगा। तब वो ब्रिज से छलांग लगा देता है पर इस बार वो फ्यूचर में तो नहीं जा पाता बल्कि कुछ पुलिस वाले उसे वहाँ से बाहर निकालते हैं और फिर वो उसकी बातें सुनकर पागल समझ लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर शिनवू अपने घर पर है और बैठकर ये सोच रहा है कि उसने कितनी कोशिशें की फ्यूचर में जाने की पर वो हर बार नाकामयाब रहा। उसके शरीर पर भी बहुत सारी चोटें लग चुकी हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनसोक और जुनटुक क्लास में बातें कर रहे हैं कि हमारे टीचर कैंग शिनवू की क्वालिफिकेशंस फेक थी क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो इसी स्कूल में पढ़े हैं पर स्कूल रिकॉर्ड में उनका कहीं नाम ही नहीं है। जूनियर शिनवू भी इन दोनों की बातों को सुनता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनसोक जूनियर शिनवू को बताता है कि हन जीसू आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने वाली है। तो इससे जूनियर शिनवू बहुत उदास हो जाता है। अगले सीन में हन जीसू क्लास में बैठी होती है और वो जूनियर शिनवू के दिए हुए स्टिकर को अपने पाउच में लगा देती है ताकि वो उसकी नज़रों के सामने रहे। यहाँ हमें ये पता चलता है कि उसके दिल में जूनियर शिनवू के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अब जब सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि सीनियर शिनवू हॉस्पिटल में अपने इंश्योरेंस के लिए आता है तो वहाँ की स्टाफ कहती है कि उनका आईडी देखकर तो लग रहा है कि वो हाई स्कूल के सेकंड ईयर में हैं पर उनकी लुक्स से उनकी एज बहुत ज़्यादा लग रही है और वो इसकी कंप्लेंट कर देंगी। तभी वहाँ शिनी आ जाती है और सीनियर शिनवू उसे ये बात किसी को भी बताने से मना कर देता है कि वो उनसे मिली थी और वो वहाँ से चला जाता है। तब स्टाफ के पास जो सीनियर शिनवू का आई कार्ड रह जाता है वो शिनी के हाथ लग जाता है तो वो जूनियर शिनवू का आईडी उसके टीचर के पास देखकर हैरान रह जाती है। अगले सीन में जूनियर शिनवू और उसकी मॉम घर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ ये लोग इस बात को डिस्कस करते हैं कि उनके बारे में सीनियर शिनवू को इतना सब कैसे पता है। जैसे जूनियर शिनवू की मॉम के घुटनों में पेन रहता है, ये बात भी सीनियर शिनवू को पता थी।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू हन जिसू को मैसेज करके उसे अपने दिल की बात बताने के लिए फायरफ्लाई ब्रिज पे बुलाता है। पीछे से उसकी मॉम भी देख रही होती हैं। फिर हम हन जिसू को देखते हैं जो सीनियर शिनवू के लिए जो उसने गिफ्ट में शर्ट खरीदी थी उसे उसी फायरफ्लाई ब्रिज पर छोड़ के जा रही होती है। तभी उसके फ़ोन पे जूनियर शिनवू का मैसेज आता है, पर फ़ोन की स्क्रीन क्योंकि टूटी हुई थी तो वो मैसेज को पढ़ नहीं पाती। इधर शिनवू की मॉम के पास भी शिनवू की आंट का फ़ोन आ जाता है और वो बीमार होने के कारण उनको अपने पास बुलाती हैं। यहाँ शिनवू की मॉम को सीनियर शिनवू की प्रॉमिस वाली बात याद आ जाती है और वो उसकी आंट को मना कर देती हैं कि वो किसी कारण नहीं आ पाएगी। तभी कुरियर वाला आता है और जूनियर शिनवू का आईडी कार्ड रिसीव होता है। इसके बाद जूनियर शिनवू हन जिसू से मिलने के लिए घर से निकलता है। अब हम देखते हैं कि उसकी मॉम भी जानती है कि वो कहाँ जा रहा है और सोचती है कि ये रिंग तो मैं उसको देना ही भूल गई, इसके बिना वो हन जिसू को कैसे प्रपोज करेगा। तभी शिनी वहाँ आ जाती है और टेबल पर जूनियर शिनवू का आईडी कार्ड रखकर बोलती है कि जूनियर शिनवू के टीचर इस आईडी कार्ड को हॉस्पिटल में यूज़ कर रहे थे और ये आईडी कार्ड देखने में इतना पुराना क्यों लग रहा है। अब जूनियर शिनवू की मॉम दोनों आईडी कार्ड्स को देख रही होती है और सोचती है कि जूनियर शिनवू का कार्ड तो अभी अभी इशू हुआ है तो उसके टीचर के पास कैसे आया। यहाँ वो पुराने इंसिडेंट्स को रिकॉल करती है और अब समझ जाती है कि सीनियर शिनवू उनका ही बेटा है जो फ्यूचर से आया है। इधर जूनियर शिनवू बारिश में खड़ा होकर हन जिसू का वेट कर रहा होता है, पर हन जिसू वहाँ नहीं पहुँचती। वो इसलिए क्योंकि उसके फ़ोन की स्क्रीन टूटी होती है और वो मैसेज नहीं पढ़ पाई। तभी जूनियर शिनवू वहाँ पर हन जिसू का छोड़ा हुआ गिफ्ट देख लेता है। अब जब हन जिसू अपनी फ़ोन स्क्रीन को ठीक करवा के लौट रही होती है तो उसे रास्ते में स्नेकर्स मिलता है। स्नेकर्स आपको याद है ना, जो स्कूल टाइम में विलेन बॉय था। यहाँ उसके साथ बात करके हन जिसू को ये पता चलता है कि कैसे जूनियर शिनवू ने उसे बदनामी से बचाने के लिए सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था। हन जिसू अब जूनियर शिनवू की अपने लिए फीलिंग्स को समझ पा रही थी और वो जूनियर शिनवू के मैसेज को पढ़कर वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर वो उसकी वेट कर रहा था। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि जूनियर शिनवू बारिश में वहाँ बहुत देर से खड़ा हुआ है। अब दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी हन जिसू को सीनियर शिनवू की वो बात याद आ जाती है जब उसने कहा था कि हमें अपने दिल पर हाथ रख कर पता चल जाएगा कि हमें सच में किससे प्यार है। हन जिसू जूनियर शिनवू से पूछती है कि वो उसको क्या कहना चाहता था। अभी जूनियर शिनवू अपने दिल की बात बताने ही जा रहा होता है कि सीनियर शिनवू का फ़ोन आ जाता है और वो बोलता है कि हमारी माँ की जान को खतरा है। तब जूनियर शिनवू वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जूनियर शिनवू की माँ के हाथ में दो आईडी कार्ड हैं और वो फेरी स्टेशन पर खड़ी हुई हैं। तभी अगले सीन में सीनियर शिनवू और जूनियर शिनवू दोनों कार में फेरी ऑफिस जा रहे होते हैं। रास्ते में जूनियर शिनवू को सीनियर शिनवू बताता है कि वो 10 साल बाद वाले टाइम से आया है और वो 28 साल वाला शिनवू ही है। अब जूनियर शिनवू पिछली सभी घटनाओं से रिलेट कर पाता है कि क्यों सीनियर शिनवू को सब बातें पता थी। इसके बाद जब वो लोग फेरी ऑफिस पहुंचते हैं तो उन दोनों को ये पता चलता है कि वो फेरी निकल चुकी है जिसमें उनकी माँ थी। सीनियर शिनवू बहुत परेशान हो जाता है। तभी ऑफिस में एक्सीडेंट की न्यूज़ आ जाती है और वो दोनों बहुत परेशान से बीच पे आते हैं और जूनियर शिनवू कहता है कि शायद इस बार मॉम बोट पे ना हो, पर सीनियर शिनवू कहता है कि नहीं, सब वैसे ही हो रहा है जैसे पिछली बार हुआ था। वो अपनी उस परेशानी में पानी में छलांग लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि वो टाइम पोर्टल में चला गया है और अब वो वापस से 2017 में जा रहा है। अगले सीन में सीनियर शिनवू हॉस्पिटल के बेड पे होता है और उसकी सिस्टर शिनी उसके पास खड़ी उसे पुकार रही होती है। सीनियर शिनवू आंखें खोलता है और शिनी से अपनी माँ के बारे में पूछता है। शिनी कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, हमारी माँ तो 10 साल पहले गुजर चुकी है। तब सीनियर शिनवू की नज़र सामने टंगे एक कैलेंडर पर पड़ती है जिसमें साल 2017 लिखा होता है। यहाँ वो समझ जाता है कि वो वापस 2017 में आ चुका है। जब वो शिनी से पूछता है कि क्या वो कुछ महीनों के लिए गायब हो गया था, तो शिनी को लगता है कि शिनवू की शायद तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। अब सीनियर शिनवू ये मान बैठता है कि शायद वो सब जो उसने देखा था वो एक सपना था। फिर वो हॉस्पिटल के रूम से बाहर टहल रहा होता है। तभी उसके दोस्त मिनसोक और जुनटुक वहाँ उसका हालचाल पूछने के लिए आते हैं। सीनियर शिनवू ने बताता है कि उसने एक बहुत अजीब सा सपना देखा
और उस सपने में वो अपने हाई स्कूल के टाइम में था। तभी मिनसोक उसे बताता है कि उसने आज हन जिसू के बारे में कुछ सुना है। अभी वो बात अपनी पूरी कर ही पाता उससे पहले ही सीनियर शिनवू बीच में ही बोल पड़ता है कि वो सियोन के हॉस्पिटल में है ना, मैं वहाँ उससे मिला था। उसके फ्रेंड्स सरप्राइज रह जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम वहाँ कब गए थे। इस पर शिनवू कहता है कि तुम दोनों ने ही तो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास वहाँ भेजा था। उसके फ्रेंड्स फिर शौक रह जाते हैं और आपस में धीरे से बातें करते हुए बोलते हैं कि इसे कैसे पता चला कि हम इसे डॉक्टर के पास भेजने वाले हैं। दरअसल शिनवू ने जिस दिन टाइम ट्रेवल किया था अब वो वापस उसी दिन ना आकर एक दिन पहले ही आ गया था, और अभी तो उसके फ्रेंड्स ने उसे डॉक्टर के पास भेजने की सिर्फ बात सोची ही थी। उसके दोस्तों को लगता है कि शिनवू का दिमाग तो ठीक है ना, कहीं इसके दिमाग पर कोई असर तो नहीं हो गया। इसके बाद जब वो हाई स्कूल की बातें कर रहे होते हैं तो मिनसोक और जुनटुक कहते हैं कि हमारी क्लास में 2 कांग शिनवू थे, एक तुम और एक हमारे टीचर। यहाँ सीनियर शिनवू समझ जाता है कि वो सब एक सपना नहीं था और उसके दोस्तों की भी मेमोरी में टीचर कांग शिनवू शामिल हो चुका था, यानी उसने सच में टाइम ट्रेवल किया था। इसके बाद सीनियर शिनवू हॉस्पिटल रूम से बाहर आता है और शिनी से पूछता है कि वो उसे कहाँ मिला था, क्या वो ब्रिज के पास वाली रिवर थी। इस पर शिनी कहती है कि नहीं, तुम तो सियोन के बीच पर मिले थे। यहाँ पर उसका विश्वास और भी पक्का हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनवू शिनी से कहता है कि शिनी माफ़ करना, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ वो शिनी को ये बताना चाहता था कि वो अपनी माँ को इस बार बचा नहीं पाया, पर शिनी को तो उसकी कुछ बात समझ में ही नहीं आती। फिर वो अपनी माँ के मेमोरियल पर आता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना माँ, मैं इस बार आपको बचा सकता था पर नहीं बचा पाया। शिनवू यहाँ बहुत इमोशनल हो जाता है, वो अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने घर लौटता है और फिर से वही बुक उठाता है जिसमें हन जिसू का नोट होता है और सोचता है कि कुछ भी नहीं बदला, माँ और हन जिसू दोनों ही चले गए। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हन जिसू डॉक्टर शिन को हॉस्पिटल पहले भेज देती है और खुद फेरी स्टैंड पर रुकती है और अपनी रिंग उतारकर फूलों के साथ नीचे रख देती है। तभी वहाँ पर जूनियर शिनवू आ जाता है और वो रिंग उठा लेता है और हन जिसू को दे देता है। अब यहाँ पर जूनियर शिनवू और फ्यूचर की हन जिसू दोनों आमने सामने होते हैं। तो चलिए अब आगे एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हन जिसू जूनियर शिनवू से कहती है कि तुम्हारी शक्ल मेरे एक फ्रेंड से बहुत मिलती है। इसके बाद बारिश होने लगती है, तो क्योंकि हन जिसू के पास छाता नहीं था तो जूनियर शिनवू उसे हॉस्पिटल छोड़ने आता है। वहाँ हन जिसू को लेने के लिए डॉक्टर शिन बाहर आ जाता है। तो डॉक्टर शिन के आने से पहले जूनियर शिनवू को ये पता चलता है कि हन जिसू पढ़ने के लिए अब्रोड गई हुई थी। अब डॉक्टर शिन से बातें करते हुए हन जिसू बताती है कि वो सीनियर शिनवू से हॉस्पिटल में 10 साल में पहली बार मिली थी और पिछले 10 सालों में उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। जूनियर शिनवू अब ये जानकर हैरान रह जाता है कि सीनियर शिनवू ने अपने और हन जिसू के रिलेशनशिप के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। इन दोनों का तो 10 साल में कोई मिलना जुलना ही नहीं हुआ। इसके बाद जूनियर शिनवू घर पहुंचता है तो सीनियर शिनवू उसे वापस उसकी टाइमलाइन में जाने के लिए आइडियाज़ देता है, पर जूनियर शिनवू कहता है कि वो वापस नहीं जाने वाला। सीनियर शिनवू कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। इस पर जूनियर शिनवू कहता है कि आपने मुझसे झूठ बोला था ना कि आप दोनों का रिलेशन अच्छा चल रहा है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि हन जिसू पढ़ने के लिए अब्रोड जाने वाली है। सीनियर शिनवू हैरान हो जाता है जब उसे ये पता चलता है कि ये सब जूनियर शिनवू को खुद हन जिसू से पता चला है। इधर हन जिसू अपने स्कूल टाइम की एक फ़ोटो में जूनियर शिनवू को देखकर सोचती है कि उस लड़के की शक्ल शिनवू से कितनी मिलती है और पता नहीं उसने मुझे अपना नाम भी क्यों नहीं बताया। अगले सीन में खाने की टेबल पे सीनियर शिनवू बहुत तरह से जूनियर शिनवू को समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो मिंगसोक, जुनटुक, सोरा या फिर हन जिसू, इन सब में से कोई भी तुम्हें पहचान सकता है, इसलिए तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। इस पर जूनियर शिनवू कहता है कि फ्यूचर में तो हन जिसू मेरी लाइफ में होने ही नहीं वाली, तो मैं कम से कम यहाँ तो उसे देख ही सकता हूँ, इसलिए अगर आपसे कोई भी पूछेगा तो आप बोल देना कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ। फिर हम देखते हैं कि सीनियर शिनवू और जूनियर शिनवू दोनों बाथरूम में शेव कर रहे होते हैं और आपस में बहुत मस्ती मार रहे होते हैं। तभी बाहर डोरबेल बजती है और सोरा आ जाती है। तब सीनियर शिनवू जूनियर शिनवू को बोलता है कि तुम यहाँ बाथरूम से बाहर मत आना, और फिर दोनों सीनियर शिनवू और सोरा बाहर आकर बैठते हैं और सोरा सीनियर शिनवू से बोलती है कि मिंगसोक अपनी जॉब छोड़कर ड्राइंग को अपना करियर बनाना चाहता है और इसके लिए हमारे हाई स्कूल के टीचर कांग शिनवू जिम्मेवार हैं, जिन्होंने मिंगसोक को अपने सपने पूरे करने के लिए उकसाया था, और अब अगर हमारा तलाक होगा तो वो ही जिम्मेवार होंगे। यहाँ सीनियर शिनवू सोचता है कि सोरा और मिंगसोक को
स्कूल से आने से पहले मैंने जो भी समझाया था वो सब कुछ काम नहीं आया और इनका फ्यूचर तो वही है जो पहले था। इधर जूनियर शिनवू इनकी बातें बाथरूम में खड़ा होकर सुन रहा होता है और ये सुनकर बहुत हैरान होता है कि सोरा और मिंगसोक की शादी हो चुकी है। सोरा सीनियर शिनवू को कहती है कि कल हम सब फ्रेंड्स मिलते हैं। इस पर सीनियर शिनवू कहता है कि क्या मैं किसी और को अपने साथ ला सकता हूँ। यहाँ उसका इशारा हन जीसू से था। सोरा जब वहाँ से जाने लगती है तो तभी रुककर कहती है कि क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज़ कर सकती हूँ। इस पर सीनियर शिनवू एकदम से टेंशन में आ जाता है क्योंकि बाथरूम में तो जूनियर शिनवू है और उसे वहीं रुकने के लिए बोलकर अंदर की तरफ भागता है। सोरा भी ये सोच रही होती है कि भाई ये सब हो क्या रहा है। अब सीनियर शिनवू अंदर आता है और जूनियर शिनवू रूम में होता है तो वो बोलता है कि तुम बाथरूम से बाहर क्यों आए। फिर वो सीनियर शिनवू को ऐसे ज़मीन पे गिराकर पैरों से धक्का मार के स्टोर रूम में लॉक कर देता है और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है। तब तक सोरा भी अंदर आ चुकी होती है। फिर वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। अब इस धक्का मुक्की में जूनियर शिनवू को थोड़ी चोट लग जाती है और फिर वो सीनियर शिनवू के साथ उसी हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां हन जीसू काम करती है। इस पर सीनियर शिनवू जूनियर शिनवू को बोलता है कि क्या ये तुम्हारा प्लान था कि तुम्हें इसी हॉस्पिटल में आना है ताकि तुम हन जीसू से मिल सको। जूनियर शिनवू कहता है कि नहीं, मुझे सच में चोट लगी है, आपने मुझे इतनी ज़ोर से नीचे जो गिरा दिया था। फिर उसके बाद जूनियर शिनवू सीनियर शिनवू के साथ मस्ती करते हुए कहता है कि मुझे आपको इतनी रिस्पेक्ट देने की क्या ज़रूरत है क्योंकि आप और मैं हैं तो एक ही। क्यों शिनवू, ठीक कह रहा हूँ ना। इस पर सीनियर शिनवू कहता है कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो। इसके बाद यहाँ हन जीसू आ जाती है और वो कहती है कि जूनियर शिनवू को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा क्योंकि उसकी हड्डी में माइनर क्रैक है। तो जूनियर शिनवू तो बहुत खुश हो जाता है पर सीनियर शिनवू ये नहीं चाहता और बहुत कोशिश करता है कि जूनियर शिनवू को हॉस्पिटल में ना रहना पड़े। फिर हन जीसू सीनियर शिनवू से पूछती है कि जूनियर शिनवू की शक्ल तुमसे इतनी कैसे मिलती है, क्या ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है और इसका यहाँ कोई इंश्योरेंस क्यों नहीं है। इसने तो मुझे उस दिन अपना नाम भी नहीं बताया। इस पर सीनियर शिनवू कहता है कि ये मेरा कज़िन है, इसका नाम डोकू है और साथ ही ये मेरा स्टूडेंट भी है और क्योंकि ये अब्रॉड से आया है इसलिए इसका कोई इंश्योरेंस नहीं है। इस पर जूनियर शिनवू सीनियर शिनवू के कान में बोलता है कि यह नाम तो उस कुत्ते का है जो हमने पाला हुआ था, तुम्हें और कोई नाम नहीं मिला। पर सीनियर शिनवू उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसे चुप करा देता है। इसके बाद हन जीसू और सीनियर शिनवू रूम से बाहर आते हैं तो सीनियर शिनवू उससे बात करके उसे अगले दिन हाई स्कूल फ्रेंड्स के गेट टुगेदर के बारे में बताना चाहता है पर वो वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि मैं अभी बिज़ी हूँ। अगले सीन में हन जीसू अपने रूम में बैठी होती है तो सीनियर शिनवू वहाँ पेशेंट बनकर आ जाता है और हन जीसू को कहता है कि तुमने लंच नहीं किया और मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहता हूँ। तभी वहाँ डॉक्टर शिन भी आ जाता है और हन जीसू उससे पूछती है कि क्या तुमने लंच किया है, तो वो कहता है नहीं। तो हन जीसू जो सीनियर शिनवू उसके लिए लंच लाया था वो डॉक्टर शिन को दे देती है ये कहकर कि मुझे भूख नहीं है और वहाँ से चली जाती है। सीनियर शिनवू को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हन जीसू के जाते ही सीनियर शिनवू वो लंच पैक डॉक्टर शिन से वापस छीन लेता है और चिढ़कर कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं लाया था मैं ये। जूनियर शिनवू के बुलाने पर हन जीसू उसको देखने जाती है तो वो कहता है कि मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। फिर वो बातों बातों में हन जीसू से कहता है कि क्या मुझे ठीक होने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो हन जीसू कहती है बिल्कुल। तो जूनियर शिनवू कहता है कि दवाइयाँ खाने के लिए तो मुझे खाना भी खाना होगा और मुझे तो बिल्कुल खाने का मन ही नहीं है, पर अगर आप मेरे साथ खाएंगी तो मैं खाना खा पाऊंगा। इस पर हन जीसू कहती है कि तुम्हें देखकर आज मेरे हाई स्कूल का एक इंसिडेंट मुझे याद आ गया जब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे परेशानी से बचाने के लिए मेरे साथ खाना खाया था। ये वही इंसिडेंट था जब स्कूल कैंटीन में जूनियर शिनवू ने स्कूल के लड़कों के टॉर्चर से बचाने के लिए हन जीसू के साथ उसका खाना खाया था। इसके बाद हन जीसू और जूनियर शिनवू दोनों साथ में खाना खाते हैं। तभी डॉक्टर शिन वहाँ आ जाता है और वो हन जीसू को कहता है कि आज तुम्हें बहुत दिनों के बाद इतना खुश देखा है, मुझे तो तुम्हारे इस नए दोस्त से जलन हो रही है। इस पर हन जीसू से कहती है कि ये तो हाई स्कूल स्टूडेंट है और तुम भी क्या सोच रहे हो। पेशेंट रूम से बाहर आने पर डॉक्टर शिन हन जीसू को अपने साथ डिनर पे इनवाइट करता है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। पर तभी वहाँ सीनियर शिनवू आ जाता है और डॉक्टर शिन और सीनियर शिनवू में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है। फिर सीनियर शिनवू भी हन जीसू को हाई स्कूल फ्रेंड्स के साथ रात को होने वाले गेट टुगेदर में इनवाइट करता है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं और हन जीसू उसे रात के लिए मना कर देती है कि वो रात को नहीं आएगी और वहाँ से चली जाती है। ये सब जूनियर शिनवू दूर खड़ा देख रहा होता है। रात को हॉस्पिटल के रूम में सीनियर और जूनियर शिनवू दोनों बेड पर लेटे होते हैं तो जूनियर शिनवू सीनियर शिनवू से पूछता है कि वो डॉक्टर कौन था
तब सीनियर शिनवू से कहता है कि 10 साल पहले हाई स्कूल में इसी ने हन जिसू को प्रपोज किया था। इस पर जूनियर शिनवू फिर पूछता है कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। तो सीनियर शिनवू कहता है कि मुझे नहीं मालूम, शायद ऐसा हो सकता है। इस पर जूनियर शिनवू परेशान हो जाता है। तभी सीनियर शिनवू कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम वापस चले जाओ, यहाँ पर तुम्हें सिर्फ टेंशन ही मिलेगी। जूनियर शिनवू कहता है कि इसका मतलब हमारे फ्यूचर में यही लिखा है, तो फिर मैं हाई स्कूल में हन जिसू से कन्फेस क्यों करूं? तब सीनियर शिनवू जूनियर शिनवू से पूछता है कि क्या तुम्हें हन जिसू के साथ जब तुम्हारी लास्ट मुलाकात हुई थी तो तुम्हें कुछ अजीब लगा था? तो जूनियर शिनवू वो बारिश वाला दिन जब वो फायरफ्लाई ब्रिज पे हन जिसू से मिला था वो दिन याद करता है और कहता है कि नहीं, उस दिन तो कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। इस पर सीनियर शिनवू कुछ सोचने लगता है। इसके बाद दोनों सोने की कोशिश करते हैं, पर नींद तो जैसे दोनों की ही उड़ चुकी थी। अगले दिन शाम को हम देखते हैं कि हन जिसू अपने फ़ोन में डॉक्टर शिन का मैसेज पढ़ रही होती है, जिसमें उसने उसे 7 बजे रेस्टोरेंट में बुलाया था। तभी डॉक्टर शिन का फ़ोन भी आ जाता है कि मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट में इंतज़ार कर रहा हूँ। अब हम यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर शिन के हाथ में एक रिंग भी होती है, जिससे लगता है कि वो हन जिसू को प्रपोज करने वाला है। अभी हन जिसू डॉक्टर शिन से बात कर ही रही होती है कि तभी एक बॉल उसके पैरों में आ पहुँचती है। तो वो देखती है कि जूनियर शिनवू एक हाथ में प्लास्टर के बावजूद बास्केटबॉल खेल रहा है। तो वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है और जूनियर शिनवू से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जूनियर शिनवू हन जिसू से कहता है कि क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी? अगर मैं ये बॉल बास्केट में डाल दूंगा तो क्या आप मेरी फ्रेंड बन जाएंगी? इससे हन जिसू को हाई स्कूल की याद आती है कि ये सब तो उसके साथ स्कूल में भी हो चुका है। फिर वो दोनों वहीं पर बैठे होते हैं तो जूनियर शिनवू हन जिसू को पूछता है कि वो अपने स्कूल फ्रेंड से क्यों नहीं मिलना चाहती। तो हन जिसू कहती है कि 10 साल में बहुत कुछ बदल गया है। पिछले 10 साल से मैं कभी भी उनसे नहीं मिली और अभी मिलना ठीक नहीं होगा। अभी तो मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा याद भी नहीं है। इस पर जूनियर शिनवू हन जिसू की बुक में से उसकी हाई स्कूल की फ़ोटो निकाल कर कहता है कि आप अगर सच बोल रही हैं तो ये फ़ोटो यहाँ क्या कर रहा है? जूनियर शिनवू यहाँ कहता है कि अगर हन जिसू को अपने फ्रेंड्स के पास जाने में हेजिटेशन हो रहा है तो वो उनके साथ चल सकता है, क्योंकि वैसे भी उसकी शक्ल शिनवू से इतनी मिलती है तो सब लोग उसे ही देखने में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो हन जिसू थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगी। इसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब फ्रेंड्स सीनियर शिनवू, मिंगसोक, सोरा, जुनटुक बैठे हुए हैं और सोरा मिंगसोक को यहाँ गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसने अपने ड्राइंग के ड्रीम को पूरा करने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी है। सीनियर शिनवू हन जिसू की वेट कर रहा होता है और बार बार टाइम देख रहा होता है। तभी बाहर दरवाजे पर हन जिसू दिखाई देती है, पर अंदर आने में उसे हेजिटेशन हो रही है और वो वापस पलट जाती है। तो जूनियर शिनवू से कहता है कि अब अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो वापस नहीं जाना। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। सभी फ्रेंड्स हन जिसू को इतने सालों के बाद देखकर हैरान हो जाते हैं। पीछे पीछे वो जब जूनियर शिनवू को देखते हैं तो सीनियर शिनवू को शौक तो लगता ही है, बाकी सब फ्रेंड्स भी उसको हैरानी से देखने लगते हैं क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू हाई स्कूल के शिनवू से मिलती जो है। इधर डॉक्टर शिन के पास हन जिसू का मैसेज आ जाता है कि वो आज उससे मिलने नहीं आ पाएगी। इधर सीनियर शिनवू जूनियर शिनवू को एक कोने में लाकर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और अब उसके दोस्तों के सामने उसे ज़्यादा मुंह नहीं खोलना है। सोरा हन जिसू से थोड़ी नाराज़गी भी दिखाती है क्योंकि वो बिना उसे बोले अब्रॉड चली गई थी और आकर भी कभी उससे नहीं मिली। फिर वो लोग साथ में ड्रिंक करते हैं और ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, जिसमें हन जिसू का ट्रूथ कहने का चांस आता है। हन जिसू ने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली होती है। अब जुनटुक हन जिसू से उसके पहले प्यार के बारे में पूछता है तो हन जिसू यहाँ टीचर कैंग शिनवू को अपना पहला प्यार बताती है। जूनियर शिनवू और सीनियर शिनवू दोनों यहाँ बहुत निराश हो जाते हैं क्योंकि हन जिसू की लव स्टोरी तो एक ऐसे आदमी से जुड़ी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो सिर्फ उसकी मेमोरीज में आ चुका है। अब हन जिसू नशे में बेहोश हो जाती है। उधर से मिंगसोक का भी यही हाल होता है। जुनटुक कहीं चला जाता है तो जूनियर शिनवू मिंगसोक को सोरा के साथ उनके घर छोड़ने आता है। वहाँ वो सोरा के बच्चों की तस्वीर देखता है और खुश होता है। फिर सोरा उसे जूस ऑफर करती है और जूनियर शिनवू बातों बातों में सोरा को यह एहसास कराता है कि इंसान की असली खुशी अपने सपनों को पूरा करने में ही है, इसलिए सोरा को मिंगसोक को एक मौका जरूर देना चाहिए। इधर सीनियर शिनवू
हन जीसू को, जो अपने होश में बिल्कुल भी नहीं है, अपने कंधे पे बिठाकर छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में हन जीसू जब उसे टीचर कैंग समझकर कुछ नशे में बड़बड़ाने लगती है तो हन जीसू को वो नीचे उतारता है और कहता है कि मैं टीचर कैंग नहीं हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड शिनवू हूँ और मैं तुमसे हमेशा से ही बहुत कुछ कहना चाहता था। पर हन जीसू कहाँ कुछ समझने वाली थी। वो तो यही बोलती है कि आप टीचर कैंग ही हैं और आप ये मान लीजिए। आखिर में सीनियर शिनवू को हार कर कहना ही पड़ता है कि अच्छा ठीक है, मैं टीचर कैंग ही हूँ। अब हन जीसू कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया और वो उसे हग कर लेती है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हन जीसू सीनियर शिनवू को टीचर कैंग समझकर उसे गले से लगा लेती है और फिर ये लोग यहाँ से अपने स्कूल पहुँचते हैं, बिल्कुल वही पुराने स्टाइल में, गेट से कूदकर। हन जीसू को पुराने दिनों की याद आ जाती है। इधर हॉस्पिटल में जूनियर शिनवू डॉक्टर शिन के रूम में हन जीसू को ढूंढते हुए आ जाता है कि अभी तक हन जीसू हॉस्पिटल वापस क्यों नहीं लौटी। अभी वो रूम में ही होता है तो वहाँ डॉक्टर शिन आ जाता है। जूनियर शिनवू टेबल के नीचे छिप जाता है। डॉक्टर शिन किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं हन जीसू को 10 साल से पसंद करता हूँ और मैं हन जीसू को किसी और के साथ नहीं देखना चाहता। फिर वो ड्रॉअर में से हन जीसू के लिए जो उसने रिंग खरीदी थी वो निकाल कर देखता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर शिन के जाने के बाद जूनियर शिनवू जब बाहर निकलने लगता है तो टेबल से उसका सिर टकरा जाता है और एक रिंग नीचे गिर जाती है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही रिंग है जो उसने हन जीसू के लिए खरीदी थी और जो बाद में उसकी मॉम ने रख ली थी। ये रिंग हन जीसू के पास कैसे आई, वो इसी सोच में पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में सीनियर शिनवू अपनी क्लासरूम में आता है जहाँ हन जीसू उसी सीट पे बैठी होती है जहाँ वो स्कूल टाइम में बैठा करती थी। वो सीनियर शिनवू को एक सीक्रेट बताती है कि 10 साल पहले जब स्कूल में आग लगी थी तो आपने मेरा सेल फ़ोन मुझसे पूछा था, पर मैंने आपको बोला था कि मेरे पास सेल फ़ोन नहीं है। मैंने आपसे झूठ बोला था क्योंकि मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना था। इसके बाद वो बोलती है कि क्योंकि मैंने आपको अपना एक सीक्रेट बताया है इसलिए आप भी मुझे ठीक उसी तरह समझाइए ना जैसे आपने मुझे हाई स्कूल में समझाया था। मेरे सिर पे हाथ रखकर मुझे कहा था कि सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। उसकी ये बात सुनकर सीनियर शिनवू जीसू को गले से लगा लेता है और इमोशनल हो जाता है। अगली सुबह हन जीसू अपने बेड पर होती है तो वो सोचती है कि मैं यहाँ कैसे आई। जूनियर शिनवू भी हॉस्पिटल बेड पर बैठा ये सोच रहा होता है कि वो रिंग जीसू के पास आखिर कैसे आई। तभी जीसू वहाँ आती है। वो जूनियर शिनवू से पूछती है, क्या मुझे तुम्हारे टीचर ने रात को यहाँ छोड़ा था? तो वो जानबूझकर ये बोल देता है कि नहीं, आपको तो मैं ही यहाँ लेकर आया था, टीचर तो मिंगसुक को लेकर गए थे। इसके बाद हन जीसू जूनियर शिनवू को अपने फ़ोन में आया एक मैसेज दिखाती है जो बड़ा अजीब होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता। जूनियर शिनवू के भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तभी सीनियर शिनवू वहाँ आता है और वो मैसेज पढ़ता है और बोलता है कि तुम्हें ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देना चाहिए। अगले सीन में सीनियर शिनवू और जूनियर शिनवू हॉस्पिटल में टहल रहे होते हैं तो जूनियर शिनवू सीनियर शिनवू से पूछता है कि आपने मुझे जीसू से झूठ बोलने को क्यों कहा था कि उसको रात को आपने नहीं मैंने छोड़ा था। तो सीनियर शिनवू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हन जीसू ये सब एक सपना समझकर भूल जाए। सीनियर शिनवू इसके बाद जूनियर शिनवू को कहता है कि तुम इतने लायक बन जाओ कि अपने हॉस्पिटल बिल्स खुद भर सको, मुझे इसे भरने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। अब हन जीसू जब हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर शिन के साथ बैठी होती है और बातें कर रही होती है तो तभी जूनियर शिनवू दूर से खड़ा देख रहा होता है। डॉक्टर शिन हन जीसू को कहते हैं कि मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ। तो हन जीसू बोलती है कि वो क्या? तो डॉक्टर शिन कहता है कि मैं एक दिन तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा तो तुम किसी के साथ भी होगी तो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आना होगा और इसका टाइम और जगह मैं डिसाइड करूँगा। तो हन जीसू उसे हाँ बोल देती है। जूनियर शिनवू दूर खड़ा ये सब देखकर बहुत जेलस फील कर रहा होता है। वो सोचता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर शिन और हन जीसू के पास आता है और बोलता है, डॉक्टर आई लाइक यू। हन जीसू बहुत हैरान हो जाती है। डॉक्टर शिन जूनियर शिनवू को कहता है कि बच्चे तुम हाई स्कूल में हो ना, अभी तुम्हारा ये सब करने का टाइम नहीं है। जूनियर शिनवू डॉक्टर शिन से कहता है कि ये मैंने आपके लिए कहा था। फिर शिन शॉक हो जाता है। वो जूनियर शिनवू के साथ अपने रूम में आता है और कहता है कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो। जूनियर शिनवू यहाँ हन जीसू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डॉक्टर शिन से निकालता है, जैसे कि वो हाई स्कूल के बाद पढ़ने कहाँ गई थी और वापस कब आई। उसे यहाँ पता चलता है कि हन जीसू अपनी मर्जी से अब्रॉड पढ़ने नहीं गई थी, बल्कि उसके पेरेंट्स ने उसे ज़बरदस्ती भेजा था। साथ ही उसे ये भी मालूम चलता है कि शिप में ट्रैवल करने में भी हन जीसू को बहुत डर लगता है।
इसके बाद जूनियर शिन्वू वहाँ से आ जाता है और वो सीनियर शिन्वू को फ़ोन करके बता देता है कि जीसू को बोट में ट्रैवल करने से डर लगता है। अब सीनियर शिन्वू भी यही सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों है। फिर अगले सीन में मिंगसुक और सोरा का घर दिखाते हैं, जहाँ सोरा मिंगसुक को कहती है कि तुम घर के सारे काम देखोगे और अपने ड्रीम को भी पूरा करोगे और मैं एक सैलून में जॉब कर लूँगी और इस तरह हम मिलकर काम करेंगे। तभी वहाँ पर सीनियर शिन्वू आ जाता है और वो दिन याद करता है जब जीसू ने शिन्वू की माँ के फ्यूनरल वाले दिन मिंगसुक के हाथ एक बुक शिन्वू के लिए भिजवाई थी। सीनियर शिन्वू मिंगसुक और सोरा से पूछता है कि क्या तुम में से कोई ये जानता है कि वो उस दिन खुद क्यों नहीं आई थी मुझे बुक देने के लिए। इस पर सोरा याद करते हुए कहती है कि मुझे याद आ रहा है कि उस दिन जीसू एक आइलैंड पर बोट में एक एक्सपो अटेंड करने जाने वाली थी और उस दिन एक बोट एक्सीडेंट भी हुआ था। तब सीनियर शिन्वू वहाँ से निकल जाता है तो सोरा सीनियर शिन्वू को पीछे से आवाज़ देकर कहती है कि क्या तुम आज भी जीसू को पसंद करते हो। तो सीनियर शिन्वू बोलता है हाँ। सोरा कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें याद नहीं उसने हमारे साथ क्या किया था। वो हमें बिना बताए अचानक यहाँ से चली गई थी और यहाँ तक कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद उसने तुम्हारा हाल तक नहीं पूछा। वो एक फ़ोन कॉल तो कर ही सकती थी ना। इस पर सीनियर शिन्वू सोरा को कहता है कि शायद ये सब उसके लिए भी बहुत मुश्किल रहा होगा। सोरा सोच में पड़ जाती है। इसके बाद सीनियर शिन्वू फेरी ऑफिस पहुंचता है और यह बात वो जूनियर शिन्वू को भी बताता है कि मुझे कुछ चेक करना है, इसलिए मैं अगली बोट से वापस आ जाऊंगा। जूनियर शिन्वू डॉक्टर्स रूम में वापस आकर जीसू की रिंग देखकर फिर से यही सोचता है कि पक्का ये मेरी खरीदी हुई रिंग ही है। पर क्या मॉम जीसू से पहले कभी मिली थी क्या? ये रिंग जीसू के पास कैसे आई? इधर सोरा जीसू को एक कैफ़े में मिलने के लिए बुलाती है और जीसू उसे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुम्हारा फ़ोन आया, मुझे लगा था कि तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे। इस पर सोरा फिर से उसे अपने नाराज़गी दिखाती है कि तुमने हम सब फ्रेंड्स को धोखा दिया, तुम एटलीस्ट हमें कॉल तो कर ही सकती थी ना। जीसू उसे सॉरी बोलती है। अब सोरा जीसू को कहती है कि अब मैं यहाँ अपनी नाराज़गी शिन्वू के लिए छोड़ कर आ गई हूँ, अब तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। शिन्वू शुरू से ही तुम्हें चाहता है, वो तुम्हारी बहुत चिंता करता है। क्या उसने तुम्हें कल कुछ कहा? इस पर हंजीसू समझ जाती है कि रात को सीनियर शिन्वू ने ही उसे हॉस्पिटल में छोड़ा था। फिर वो रात की बात याद करती है कि जब वो नशे में थी और सीनियर शिन्वू ने उसे ये कहकर समझाया था कि सब ठीक है, तुम्हें अगर किसी बात की चिंता हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यही हूँ। इधर सीनियर शिन्वू फेरी ऑफिस में उस दिन की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है जिस दिन जीसू एक्सपो में जाने वाली थी। तो यहाँ उसे पता चलता है कि एक्सपो का टाइम 3 बजे का था और जीसू ने 2 बजे की टिकट ली थी और ये तो वही बोट थी जिस पर उसकी मॉम भी चढ़ी थी। फिर उस दिन क्या हुआ होगा? जीसू शिन्वू के बारे में सोचकर रो रही होती है तो जूनियर शिन्वू वहाँ आकर उससे पूछता है कि आप रो क्यों रही हो, क्या मेरे टीचर की वजह से? इस पर जीसू कहती है कि मैं शिन्वू को पसंद करती हूँ पर मैं कन्फेस नहीं कर सकती। तो जूनियर शिन्वू कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। साथ ही वो उसे वो रिंग दिखाकर पूछता है कि क्या इस रिंग का इन सब से कुछ कनेक्शन है। तो जीसू कहती है कि ये रिंग ही वो रीज़न है जिसकी वजह से मुझे शिन्वू को लाइक नहीं करना चाहिए। जीसू जूनियर शिन्वू से पूछती है कि सीनियर शिन्वू कहाँ है, तो वो बता देता है कि वो फेरी ऑफिस में गए हैं। अब जीसू वहाँ पहुँच जाती है। फिर वो सीनियर शिन्वू से वहाँ मिलती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें 10 साल पहले उस दिन फायरफ्लाई ब्रिज पर यही सब बताने के लिए बुलाया था, पर जब तुम नहीं आए तो मुझे लगा कि शायद मैं भी तुम्हें ये सब बता ना पाती। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर अब मैं और ये सब अपने अंदर नहीं रख सकती। फिर वो रिंग सीनियर शिन्वू के हाथ में दे देती है और कहती है कि ये तुम्हारी माँ की रिंग है और तुम्हारी माँ मेरी वजह से ही गुजर गई। वो मैं ही थी जिसकी टिकट पे तुम्हारी मॉम बोट पे गई थी। एक्सीडेंट के दिन तुम्हारी मॉम मुझे यहाँ मिली थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा और मुझे किसी को देखने हॉस्पिटल जाना है, तो मैंने उन्हें अपनी टिकट दे दी क्योंकि मेरा एक्सपो में जाना इतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि वैसे भी मैं अब्रॉड नहीं जाना चाहती थी। टिकट के बदले तुम्हारी मॉम ने मुझे अपनी रिंग निकाल कर दे दी थी। मैंने उन्हें कहा भी था कि ये तो बहुत ज़्यादा कीमती है, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे ही यहाँ से जाओगी अपना फ़ोन ठीक करवा लेना। फिर जैसे ही मेरा फ़ोन ठीक हुआ उसमें मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ा और मैं फ़ौरन फायरफ्लाई ब्रिज पे पहुँच गई। और जब तुम मेरे साथ थे तो तुम्हारे फ़ोन पर किसी का कॉल आया और तुम वहाँ से घबराहट में वहाँ से चले गए। वो कॉल तुम्हारी माँ के बारे में था और तुम इतनी जल्दी में थी कि मैं तुम्हें बता ही नहीं पाई कि अभी तो मैं तुम्हारी मॉम से थोड़ी देर पहले ही मिली थी। तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद मत करो,
मैं तुम्हारी दोषी हूँ। यही रीज़न है कि मैंने तुमसे कहा था कि हमारा ना मिलना ही अच्छा है। ये सब जीसू के मुंह से सुनकर सीनियर शिनवू अवाक सा खड़ा रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब आखिर हो क्या गया। जीसू भी वहाँ से रोती हुई वापस आ जाती है। रास्ते भर में वो बेचारी रो रही होती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीसू से सच्चाई जानने के बाद सीनियर शिनवू घर आ जाता है और वो बुक में रखा हुआ जीसू का वही वाला नोट उठाकर सोचता है कि सारी चीज़ें इसी नोट से शुरू हुई थी और इसी पे ही ख़त्म हो गई। आपको तो याद ही होगा ना कि वो नोट उसे मिला था, तभी वो फायरफ्लाई ब्रिज पे गया था और ब्रिज से रिवर में गिरकर पास्ट में पहुंच गया था, इसलिए वो यहाँ पर ये बात कह रहा है। फिर इसके बाद वो सोचने लगता है कि मेरी माँ के जाने का तो मुझे बहुत दुख है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि जीसू की जान बच गई। लेकिन ये क्या बात हुई कि मैं उसे ये बात बता भी नहीं सकता। अगले दिन सीनियर शिनवू क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है तो उसका फ़ोन बजता है और दूसरी तरफ से जूनियर शिनवू बात करता है। जूनियर शिनवू कहता है कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया हूँ। सीनियर शिनवू कहता है कि मैं हॉस्पिटल आऊँ, तो वो कहता है नहीं, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं, इसलिए आपको आने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर शिनवू उससे हन जीसू के बारे में पूछता है तो जूनियर शिनवू कहता है कि जीसू बिना कुछ खाए पिए बस नॉन स्टॉप काम करती रहती है, वो अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनटुक जो एक एक्टर है वो एज अ स्टाइल आइकॉन स्कूल में स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए आया हुआ है। जुनटुक और सीनियर शिनवू दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं तो जुनटुक कहता है कि मिंगसोक ने मुझे बताया है कि तुम अभी भी जीसू को चाहते हो, क्या ये सच है? इस पर सीनियर शिनवू कहता है कि जीसू कभी मेरी लाइफ का हिस्सा रही है, पर अब मैं उसको और परेशान नहीं करना चाहता। फिर वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी तो तभी थी जब मैं तुम सबको देख पा रहा था। यहाँ पर उसका इशारा उस टाइम की तरफ था जब वो पास्ट में गया था और उसके सब फ्रेंड्स उसके सामने ही थे, पर जुनटुक की समझ से बाहर की ये बात थी। इसके बाद मन में सीनियर शिनवू ये सोच रहा था कि अब शायद सब खत्म हो चुका है और फिर वो अपनी क्लास में चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीसू अपनी फेवरेट बुक जो हमेशा उसके साथ रहती थी, जिसमें इनकी स्कूल टाइम की फ़ोटो भी थी, उसको वो एक बॉक्स में रख रही है। तो डॉक्टर शिन उससे पूछता है कि ये तो तुम्हारी फेवरेट बुक है ना? तो वो बोलती है कि नहीं, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। रात को सीनियर शिनवू जब अपने रूम में आता है तो जूनियर शिनवू उसे कहता है कि मुझे वापस 2007 में जाना है। अगले सीन में दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। जूनियर शिनवू सीनियर शिनवू से पूछता है कि आपने ड्रिंक करना किससे सीखा? तो तभी शिनी वहाँ आ जाती है और वो नशे की हालत में होती है। तब सीनियर शिनवू इशारा करते हुए कहता है कि अब पता चला मैंने किससे ड्रिंक करना सीखा। यहाँ सीनियर शिनवू मस्ती करते हुए जूनियर शिनवू को कहता है कि जब तुम 20 साल के हो जाओगे तो तुम्हें बहुत बुरा हैंगओवर होगा और तुम चलते चलते उल्टी करोगे। तो इस पर चिढ़कर जूनियर शिनवू बोलता है कि थैंक यू बताने के लिए। इसके बाद सीनियर शिनवू सीरियस होकर बोलता है कि वापस जाकर अपनी बहन का ध्यान रखना। मोम के जाते जाते तुमने तो खुद को संभाल लिया, पर तुम्हारी बहन के लिए ये मुश्किल वक्त होगा। इसके बाद जूनियर शिनवू कहता है कि जीसू ने मुझे बताया है कि वो आपको पसंद करती है, अब सब ठीक हो गया है, इसलिए मैं वापस जाना चाहता हूँ। फिर जूनियर शिनवू कहता है कि मुझे आपसे कभी कभी जेलसी होती है, भले ही हम दोनों एक ही हैं, पर जीसू का पहला प्यार तो आप ही हैं और हमेशा आप ही रहेंगे। सीनियर शिनवू कहता है कि कुछ बातें तुम बड़े होकर ही समझ पाओगे। इसके बाद ये दोनों सोने के लिए जब जाते हैं तो जूनियर शिनवू सीनियर शिनवू से कहता है कि टीचर, क्या बड़े होकर लाइफ अच्छी हो जाती है? तो फिर सीनियर शिनवू कहता है कि नहीं, लाइफ के हर फेज़ के अपने ही स्ट्रगल हैं, और अब जब तुम्हें पता है कि जीसू मुझे पसंद करती है तो 10 साल बाद उससे मिलने की उम्मीद होगी, तो तुम्हारा टाइम इस उम्मीद के सहारे अच्छा ही बीतेगा। जूनियर शिनवू कहता है कि टीचर, मुझे खुशी है कि मैं आपसे मिल पाया, इससे मुझे पता चला कि मैं फ्यूचर में समझदार इंसान बनूंगा। सीनियर शिनवू मन में सोचता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें सच्चाई अभी नहीं बता सकता, क्योंकि तुम इसे झेल नहीं पाओगे। अगले दिन डॉक्टर शिन हन जीसू को फ़ोन करता है और कहता है कि जीसू, आज तुम्हारा प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया है। आज मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम्हें आना पड़ेगा। अभी वो टाइम और जगह बोलने ही वाला होता है कि जूनियर शिनवू आकर फ़ोन कट कर देता है और बोलता है कि मेरा आपके साथ अपॉइंटमेंट है और यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है। यहाँ से जूनियर शिनवू जीसू के पास जाता है। अभी जीसू के फ़ोन पे डॉक्टर शिन का मैसेज बजता ही है कि जूनियर शिनवू जीसू के हाथ से फ़ोन लेकर स्विच ऑफ कर देता है और अपने पास रख लेता है। वो जीसू को कहता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और आज का दिन मैं आपके साथ बिताना चाहता हूँ। फिर जूनियर शिनवू जीसू का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल से उसे बाहर ले आता है
और फिर वो दोनों साथ में लाइब्रेरी जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, साथ में स्केचिंग करते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद वो शहर में घूम रहे होते हैं तो जीसू बोलती है कि मुझे यहाँ आकर अपने अतीत की याद आती है। जीसू जूनियर शिन्वू, जिसको वो डोकू कहकर बुलाती है, कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे मेरे फ्रेंड्स की बहुत याद आती है। तुम अपनी जनरेशन के दूसरे बच्चों की तरह नहीं हो। इसके साथ ही जूनियर शिन्वू जीसू को फायरफ्लाई ब्रिज पर लेकर आता है और कहता है कि मैं अपनी एक दोस्त को बहुत पसंद करता था पर मैं उसे कह नहीं पाया। वो मेरा पहला सच्चा प्यार था। जीसू कहती है कि मैं भी ऐसी ही थी, मैं भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई। जूनियर शिन्वू कहता है कि आपका पहला प्यार तो आपके टीचर थे ना, आपने उस रात अपने दोस्तों को कहा था। पर जीसू यहाँ कहती है कि नहीं, वो मेरा एक दोस्त था, कांग शिन्वू। मेरा वो दोस्त मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। ये सुनते ही जूनियर शिन्वू जीसू को गले से लगा लेता है। इसके बाद जीसू जूनियर शिन्वू को कहती है कि मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ, मुझे अब वापस जीना आ गया है। फिर वो एक फेयरवेल गिफ्ट के रूप में एक छाता जूनियर शिन्वू को देती है। वो कहती है कि इस छाते से मेरी बहुत प्यारी यादें जुड़ी हैं। इसके बाद जूनियर शिन्वू जीसू को उसका फ़ोन दे देता है और बोलता है कि मेरे जाने के बाद आप फ़ोन ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट सीन में सीनियर शिन्वू डॉक्टर शिन को कहता है कि वो जीसू से ये जगह छोड़ने को कह दे, वो उसे सियोल भेज दे ताकि सीनियर शिन्वू से वो कभी भी ना मिले और परेशान भी ना हो। डॉक्टर शिन सीनियर शिन्वू से कहता है कि डोकू और तुम मुझसे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो। फिर हमें दिखाते हैं कि जूनियर शिन्वू ने भी यही बात डॉक्टर शिन को कही थी। इधर जीसू जब अपना फ़ोन ऑन करती है तो उसमें उसे एक मैसेज नोट जूनियर शिन्वू का टाइप किया हुआ मिलता है कि मेरा नाम कांग शिन्वू है। अब वो सोचने लग जाती है कि आखिर वो कौन था। अगले सीन में दिखाते हैं कि फायरफ्लाई ब्रिज पे बारिश में जूनियर शिन्वू रो रहा होता है क्योंकि उसने फेरी स्टैंड पे जीसू और सीनियर शिन्वू की सारी बातचीत सुन ली थी और वो भी इस बात से अनजान नहीं था कि जीसू के साथ उसका कोई भी फ्यूचर नहीं होने वाला। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जूनियर शिन्वू अपनी टाइमलाइन में जा चुका है, पर कैसे वो बात हमें पता नहीं चलती। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह जब सीनियर शिन्वू उठता है तो वो जूनियर शिन्वू को बहुत मिस कर रहा होता है। हर एक काम में, हर एक जगह उसे जूनियर शिन्वू की याद आ रही होती है। जूनियर शिन्वू जब बस में अपने स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में एक लड़की को देखकर उसे हन जीसू के साथ बस में हुई अपनी पहली मुलाकात याद आ जाती है। अब जैसा कि हर कोरियन टाइम ट्रैवल ड्रामा में होता है वही यहाँ भी हो रहा है। जूनियर शिन्वू और सीनियर शिन्वू दोनों की टाइमलाइन की मेमोरीज मिक्स हो गई हैं और इसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। स्कूल में सीनियर शिन्वू से उसके स्टूडेंट्स जब पूछते हैं कि आपको आपका पहला प्यार कब हुआ था, तो वो बोलता है कि मैं उससे बस में मिला था, नहीं मैं उससे बास्केटबॉल ग्राउंड में मिला था, अरे नहीं मैं तो उससे यहाँ मिला था। तो ये आखिर हो क्या रहा है। यहाँ मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, इस तरह के टाइम ट्रैवल ड्रामाज अगर आप देखते हैं तो आपको अपने सारे लॉजिक्स साइड पे रखने पड़ेंगे। फिर जब सीनियर शिन्वू से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपने कन्फेशन कब किया था, तो भी वो कंफ्यूज होकर जवाब देता है। वो खुद ही श्योर नहीं होता, कभी कहता है कि मैंने सियोल में कन्फेशन किया था, कभी कहता है फायरफ्लाई ब्रिज पे किया था। अब हम देखते हैं कि जूनियर शिन्वू सीनियर शिन्वू को मेल के थ्रू मैसेजेस करता रहता है। यहाँ वो मैसेजेस को ईमेल में ड्राफ्ट में सेव करता रहता है, तो 10 साल बाद सीनियर शिन्वू उन्हें पढ़ पाता है। इसी बीच जूनियर शिन्वू के फ़ोन पर एक वॉइस मेल आता है, पर वो उसे स्कैम समझकर इग्नोर कर देता है और फ़ोन वापस अपनी जेब में रख देता है। जूनियर शिन्वू ईमेल में लिखता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं तो यहाँ पर खुश नहीं हूँ क्योंकि जीसू यहाँ से जा चुकी है और मुझे मालूम है कि आप भी वहाँ पर खुश नहीं हैं। जूनियर शिन्वू ने जाते जाते जो मैसेज लिखा था उसकी वजह से जीसू हॉस्पिटल में जूनियर शिन्वू की फ़ाइल चेक करवाती है, पर वहाँ पर उसके पेरेंट्स का कोई नाम या एड्रेस नहीं होता। फिर वो डॉक्टर शिन से मिलती है और कहती है कि आज मेरा यहाँ पर लास्ट दिन है, कल मैं यूएस चली जाऊँगी और इस बार मैं शायद कभी वापस नहीं आऊँगी। यहाँ से वो सोरा के पास जाती है। इस बार वो उसे गुड बाय बोलना चाहती थी। सोरा जीसू से पूछती है कि क्या तुमने शिन्वू को बता दिया है कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हो। इस पर जीसू कहती है कि नहीं,
पर मुझे इतना मालूम है कि उसे भी ये जानकर अच्छा ही लगेगा। 2007 दिखाया जाता है जहाँ पर सोरा जुंटुक और मिंगसुक को ये कहती है कि मेरे सामने जीसू का नाम भी मत लेना, मैं नहीं भूल सकती कि उसने हमारे साथ क्या किया है। तभी जूनियर शिनवू वहाँ आता है। उसे तो जीसू की सच्चाई अब पता ही है, तो वो जीसू को बचाने के लिए कहता है कि मुझे जीसू ने मैसेज करके बता दिया था कि वो अब्रॉड जा रही है, इसलिए अब कोई उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा। सोरा सीनियर शिनवू को फ़ोन करके ये बता देती है कि कल जीसू यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू जो भी अपनी डायरी में वहाँ लिखता है वो यहाँ फ्यूचर वाला शिनवू पढ़ पा रहा है। वो लिख रहा है कि मैं यहाँ बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं खुद अपना फ्यूचर चेंज करूँगा। मैं जीसू से 10 साल के बाद सियोल में नहीं मिलना चाहता, इसलिए मैं ये नोट ही जला दूँगा। इसी नोट की वजह से ही आप पास्ट में आए थे। वो रो रहा होता है और नोट को जला देता है। जूनियर शिनवू की इस बात को पढ़कर सीनियर शिनवू एकदम से बहुत टेंशन में आ जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू सीनियर शिनवू के लिए मैसेज लिख रहा होता है कि टीचर, मैं 10 साल बाद जीसू से फायरफ्लाई ब्रिज पर नहीं मिलना चाहता। मैं अपना फ्यूचर बदलना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि आप तो मेरे फ्यूचर को पहले ही जी चुके हैं, लेकिन मैं जीसू से 10 साल बाद सियोल में नहीं मिलूँगा। मैं तो बस जीसू के एक्सीडेंट को रोकूंगा और वो भी ऐसे कि वो मुझे देख ना पाए। इसके बाद वो जीसू के लिखे हुए नोट को जला देता है। हालांकि वो खुद भी बहुत दुखी होता है ऐसा करते हुए। फिर इसके बाद वो लिखता है कि मेरे ऐसा करने से आपके और जीसू के बीच की आपकी टाइम स्लिप वाली सारी यादें मिट जाएंगी और मैं अभी ही 18 की उम्र में ही उससे ब्रेकअप कर लूँगा। इसके बाद वो लिखता है कि मैं आप दोनों की दर्द भरी मुलाकातों को रिपीट नहीं करना चाहता, मुझे ये सब नहीं सहन करना। और अब तो जीसू भी टीचर कैंग की यादों को याद नहीं रख पाएगी। इसके बाद सीनियर शिनवू कहता है कि बेवकूफ़ कांग शिनवू, तुमने ये क्या कर दिया। वो भागकर वहाँ से निकलता है जीसू से मिलने के लिए। इधर जीसू अपनी बुक में रखी हुई स्कूल टाइम की फ़ोटो को देखती है और बुक को वहीं सामने टेबल पर छोड़कर रूम से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो सीनियर शिनवू उसको ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। वो उस बुक को उठा लेता है। उस फ़ोटो को वो जब देखता है तो वो याद करता है कि ये फ़ोटो तो मैं जब 2007 में गया था तो जीसू ने मुझसे ले ली थी। फिर सीनियर शिनवू सोचने लगता है कि इन मेमोरीज़ का तो मैंने 10 साल वेट किया है, मैं इन्हें ऐसे ही नहीं मिटने दूंगा। सीनियर शिनवू उन मोमेंट्स को भी याद करता है जब उसने टीचर कैंग बनकर जीसू को समझाया था कि सब ठीक है, तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो उस मोमेंट को भी याद करता है जब वो और जीसू कुछ दिन पहले अपने स्कूल गए थे, तो भी जीसू अपने होश में नहीं थी, तो उसने यही सब फिर से उसे बोलने के लिए बोला था कि आप मुझे फिर वैसे ही समझाइए कि आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे। फिर वो जल्दी में वहाँ से निकल जाता है और इधर जीसू घूमते घूमते फायरफ्लाई ब्रिज पे आ जाती है। तभी पीछे से सीनियर शिनवू आकर उसे हग कर लेता है और कहता है कि कुछ यादों को भूल जाने में कोई बुराई नहीं है, पर आज मैं फिर से तुम्हें वही कहूँगा कि अगर तुम्हें किसी बात की भी चिंता है तो कोई है जो तुम्हारे लिए हमेशा है। तुम्हारी कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो होना होता है वो होकर ही रहता है। बस सीनियर शिनवू कहता है कि मैं कभी भी तुमसे नहीं कह पाया कि मेरे पहले प्यार का नाम हन जीसू ही था। थैंक यू मुझे पसंद करने के लिए, हमेशा हर बार मुझे ही पसंद करने के लिए। ये सीन हमें यहीं तक ही दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन जीसू बोर्ड से एयरपोर्ट जा रही होती है क्योंकि उसे यूएस जाना है। जीसू पीछे मुड़कर देखती है, उसे उम्मीद है कि शायद उससे मिलने के लिए शिनवू आ जाए, पर फिर उसके बाद वो चली जाती है। अगले सीन में हमें 2007 का शिनवू दिखाते हैं जो बस में जीसू की सीट को देखकर उसे याद कर रहा होता है। और उसके बाद जब वो स्कूल से अपने घर पहुंचता है तो शिनी बहुत रो रही होती है। जूनियर शिनवू उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, तो शिनी बोलती है कि ये पर्स माँ का है, मुझे अभी मिला। और फिर वो उसे चुप कराता है, उसे संभालता है, पर अंदर से वो भी रो ही रहा होता है। फिर जूनियर शिनवू उस पर्स को अपने रूम में लाता है और माँ को याद करके रोने लगता है। फिर वो पर्स खोलकर देखता है, उसमें वो अपने 2 आई कार्ड देखकर हैरान रह जाता है। यानी माँ को पता था कि टीचर कैंग उनके ही बेटे हैं। इसके बाद वो पर्स चेक करता है तो उसमें से बोर्ड की भी टिकट्स 2 ही निकलती हैं। जूनियर शिनवू सोचता है कि माँ को तो जीसू ने अपना टिकट दिया था, तो फिर ये दूसरा टिकट कहाँ से आया। इसका तो यही मतलब हुआ कि माँ ने जानबूझकर जीसू को बोर्ड पर जाने से रोका, क्योंकि वो जानती थी कि बोर्ड पर जाने में खतरा है। ये शिनी वहाँ आती है और जूनियर शिनवू से पूछती है कि एक्सीडेंट वाले दिन क्या माँ ने तुम्हें कॉल किया था। तो जूनियर शिनवू कहता है नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। तो वो बताती है कि जब मैं कस्टम ऑफिस गई थी माँ का सामान लेने के लिए, तो मैं माँ को एक बार देखना चाहती थी, इसलिए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी, तो माँ किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी।
जूनियर शिन्वू कहता है कि नहीं, मुझे तो माँ का कोई कॉल नहीं आया। इस पर शिनी कहती है कि फिर माँ ने किसे फ़ोन किया होगा, और वो चली जाती है। तभी जूनियर शिन्वू को ध्यान आता है कि मेरे फ़ोन पे उस दिन एक वॉइस मेल आया था, एक्सीडेंट वाले दिन का था, जिसे मैंने स्कैम समझ लिया था। कहीं वो माँ का वॉइस मेल तो नहीं था। उधर हमें दिखाते हैं कि 2017 में भी सीनियर शिन्वू को ये सब सामान जो 2007 वाले शिन्वू ने संभाल कर रखा था वो मिल गया। वो उस फ़ोन को ऑन कर देता है और फिर जूनियर शिन्वू 2007 में और सीनियर शिन्वू 2017 में साथ में फ़ोन कान पे लगाते हैं। इधर से माँ का मैसेज शुरू होता है, जिसमें वो कहती हैं कि शिन्वू तुम और टीचर कैंग आप। अरे मैं तुम्हें टीचर क्यों कह रही हूँ, अब तो मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे शिन्वू ही हो। तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना जब मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े होकर वापस कैसे आ गए। मैं ये सब नहीं समझ पाई, पर मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए ईश्वर की तरफ से एक तोहफा हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं ये देख सकी कि मेरे जाने के बाद तुम कैसे रहोगे, तुम बड़े होकर कैसे इंसान बनोगे। शिन्वू, मुझे अब मरने का कोई डर नहीं है। तुम्हें याद है ना, हमने रेस्टोरेंट में बातें की थी और तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा प्यार तुम्हें नहीं मिला, पर आज ऐसा लगता है कि मैं ही तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलाने का जरिया बनूंगी। फिर हमें उसकी माँ के नज़रिए से सीन वापस दिखाया जाता है, जिसमें उन्होंने जीसू से टिकट ले लिया था और बदले में रिंग उतार कर उसे दे दी थी। साथ ही उसे ये भी कहा था कि तुम यहाँ से बाहर निकलते ही अपना फ़ोन ठीक करवा लेना। फिर आगे मैसेज में शिन्वू की माँ कहती है कि अगर तुम जीसू को फिर से कभी मिलो तो उसे ज़रूर कहना कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और तुम्हारी माँ ने ही उसका हाथ पकड़कर उसे तुम्हारे पास भेजा था। तुम जीसू को कहीं जाने मत देना, उससे बहुत प्यार करना। ये मैसेज सुनकर जूनियर शिन्वू और सीनियर शिन्वू फूट फूट कर रोने लगते हैं। फिर 2007 का शिन्वू सोचता है कि मुझे जीसू को ये सब बताना होगा, पर मुझे तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। उधर 2017 में शिन्वू सोरा को फ़ोन करके जीसू की फ़्लाइट का टाइम पूछता है। अगले सीन में जीसू को एयरपोर्ट पर बैठे हुए दिखाते हैं। डोकू का जो लास्ट मैसेज होता है वो देख रही होती है। फिर सीनियर शिन्वू ने जो उसे रात को ब्रिज पर बताया था कि उसके पहले प्यार का नाम हन जीसू था, वो उस लम्हे को भी याद करती है और साथ में ये भी रिकॉल करती है कि जब टीचर कैंग से उसने उनके पहले प्यार का नाम स्कूल में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मैं फिर कभी बताऊंगा। यहाँ जीसू अब कुछ ना कुछ इन पहेलियों को सुलझा पा रही थी, हालांकि वो श्योर नहीं थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर शिन आता है। जीसू उससे पूछती है कि क्या किसी इंसान को हम अतीत में मिले हों और आज भी उसी इंसान से मिल रहे हों और वो दोनों इंसान एक हों, ऐसा हो सकता है? इस पर शिन कहता है कि टाइम ट्रैवल से हो सकता है। फिर वो जीसू की बातों को मजाक में ले लेता है। वो बोलता है कि क्या तुमने कोई नई बुक पढ़नी शुरू की है? तब जीसू वहाँ से ये बोलकर जाने लगती है कि मुझे जाने से पहले किसी से मिलना है। डॉक्टर शिन उसे रोक लेता है और कहता है कि अब बस भी करो जीसू, मुझे शिन्वू ने बताया था कि वो तुमसे मिलकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। क्या तुम जब उससे मिलोगी तो क्या तुम्हें तुम्हारा गिल्ट नॉर्मल रहने देगा, या फिर शिन्वू जब तुम्हें देखेगा तो क्या उसे उसकी माँ की याद नहीं आएगी? तुम्हें अब मेरे साथ रहना चाहिए। मैं तुम्हें स्कूल टाइम से चाहता हूँ, पर तुमने कभी मेरी फीलिंग्स को सीरियसली लिया ही नहीं। अगर तुम मुझे हाँ नहीं कहना चाहती तो भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और तुम ये जो स्कूल फोटो को देखती रहती हो, अब इस फोटो की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे यहीं छोड़ दो। इधर सीनियर शिन्वू एयरपोर्ट जा रहा होता है। ट्रैफिक जैम होने के कारण वो कार को वहीं पर छोड़ देता है। उधर हम 2007 में देखते हैं कि जूनियर शिन्वू भागकर इंग्लिश टीचर के घर आता है और पूछता है कि क्या आप नहीं जानती कि जीसू कहाँ गई है, तो वो मना कर देती है। जूनियर शिन्वू सोचता है कि मैं जीसू से कैसे बात करूँगा। तभी वहाँ पर जुंगटुक आता है और वो वही वाली ग्रुप फोटो जूनियर शिन्वू को देता है जो पहले से ही फ्यूचर जीसू के पास है और वो हर वक्त बुक में रखती है, क्योंकि वो उसने टीचर कैंग से ले ली थी। जूनियर शिन्वू सोचता है कि ये फ़ोटो तो वही है जो जीसू के पास रहती है, और अगर मैं इस पर कोई मैसेज लिख दूँ तो वो वहाँ जीसू के पास जो फ्यूचर में फ़ोटो है उस पर भी आ जाएगा। 2017 में जीसू फ़ोटो को वहीं एयरपोर्ट पर छोड़कर जाने वाली होती है। तभी देखती है कि उस फोटोग्राफ के बैक पर कुछ वर्ड्स उभर रहे हैं। वो फ़ौरन फ़ोटो को उठाकर पढ़ती है। वहाँ जूनियर शिन्वू लिख रहा होता है कि जीसू 2017 में मेरा इंतज़ार करना, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। जीसू की आंखों की चमक हमें यहाँ बताती है कि वो सब समझ चुकी है। तभी सीनियर शिन्वू जब एयरपोर्ट पहुंचता है तो प्लेन जा चुका होता है। वो डिसअपॉइंट होकर वापस आ रहा होता है, ये सोचकर कि उसने जीसू को फिर से खो दिया। इसके बाद सीनियर शिन्वू अपने स्कूल आता है और सभी जगहों पर उसके और जीसू के साथ में बिताए हुए मोमेंट्स को याद करता है। तभी हम देखते हैं कि जीसू पीछे से आकर उसके गले लग जाती है और कहती है कि शिन्वू या फिर मिस्टर कैंग या फिर डोकू
ये सब तुम ही थे ना, वो सब लोग जिन्हें मैं पसंद करती थी वो तुम ही थे। सीनियर शिनवू कहता है कि जीसू ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया, मैं जिस भी टाइमलाइन में रहा मेरा जवाब हमेशा तुम ही थी, मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हें खो ही दिया है। जीसू कहती है कि मैं कैसे चली जाती, अब जब मुझे सब समझ आ गया है। इसके बाद जीसू और सीनियर शिनवू बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सीनियर शिनवू जीसू को वो रिंग लौटा देता है और कहता है कि मेरी माँ भी यही चाहती थी कि तुम इसे पहनो। जीसू कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में मैंने बस तुम्हारे बारे में ही सोचा है। फिर जीसू सीनियर शिनवू से पूछती है कि तुमने इन 10 सालों में क्या किया। तो सीनियर शिनवू कहता है कि टाइम स्लिप्स की वजह से मेरी तो सब मेमोरीज ही मैसअप हो चुकी हैं, मैं अलग अलग मेमोरीज के साथ जी रहा हूँ, पर एक चीज़ पक्की है कि सभी टाइमलाइंस में मैंने बस तुम्हें ही चाहा है। फिर वो जीसू को किस करता है। इतने सालों का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। अब सीनियर शिनवू और जीसू दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जीसू सीनियर शिनवू को छेड़ते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पर डोकू की याद आ रही है। तो सीनियर शिनवू चिढ़कर कहता है कि क्या तुम्हें मैं साथ हूँ फिर भी उसी की याद आ रही है। फिर वो अगले ही पल कहता है कि याद तो उसकी मुझे भी आती है। 2007 में जूनियर शिनवू बहुत मेहनत कर रहा है इस बात के लिए कि जो जैसा पहले हुआ था बिल्कुल वैसा ही सब हो, कुछ भी ना बदले, तभी तो वो जीसू से मिल पाएगा। वो सीनियर शिनवू को मैसेज लिखता है कि टीचर आप अभी जीसू के साथ ही हो ना, जीसू खुश है ना, एटलीस्ट मैं तो यही मानकर यहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपकी और जीसू की प्रेजेंट लाइफ ना बदले। जूनियर शिनवू बिल्कुल वैसे ही फ्यूचर स्टडीज़ का प्लान करता है जैसे टीचर कैंग ने अपनी स्टडीज़ की थी। 2017 में सीनियर शिनवू जीसू के साथ बहुत खुश है। वो दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पार्टी कर रहे हैं, अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं। सोरा और मिंगसुक भी बहुत खुश हैं क्योंकि मिंगसुक को भी एक कार्टून मूवी मिल गई है। अगले सीन में जीसू सीनियर शिनवू से कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि अगर जूनियर शिनवू ने एक भी स्टेप बदल लिया तो हमारा फ्यूचर भी बदल जाएगा, हो सकता है कि हम अलग भी हो जाएं। तो सीनियर शिनवू कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा होता भी है तो मैं फिर से तुम्हें ढूंढ लूँगा। अब हमें दिखाते हैं कि 2009 में जूनियर शिनवू अपने एक फ्रेंड के साथ एक यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा होता है और कहता है कि मेरी एक दोस्त यहाँ पढ़ती है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तो जाओ मिल आओ उसको। तो वो कहता है कि मैं उससे अभी नहीं मिल सकता। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि जीसू यहाँ पढ़ रही है। फिर 2013 का टाइम दिखाया जाता है और जूनियर शिनवू एक कैफ़े में अपने एक फ्रेंड की वेट कर रहा होता है। यहाँ वो सीनियर शिनवू की तरह दिखने लगा है। जब वो कैफ़े से बाहर निकल रहा है तो जीसू भी उससे वहाँ क्रॉस करती है, पर दोनों एक दूसरे को नहीं देखते। फिर आखिर 2017 आ ही जाता है जिसका शिनवू को हमेशा से इंतज़ार था। वो जीसू से आकर मिलता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और यहाँ दोनों की आंखों में लंबे इंतज़ार के बाद जो प्यार की चमक होती है वो साफ दिख रही है। और यहीं पे हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब अगले वीडियो में मैं आपको एक नए इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।